आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार प्यारे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सब लोग कैसे हैं बच्चों? आप ठीक ठाक, बढ़िया, मजे में, शानदार, बेहतरीन। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। आज से आपका एडवांस मैथ का ये बेहतरीन सा बच्चों बैच स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि बच्चों प्री प्लान था, 4 मई से बच्चों आपका ये एडवांस मैथ का बैच आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा अभी इस बैच में ना आपको क्लास दिख रही होंगी केवल और केवल एक ही टॉपिक की। अभी बेटा आप इसमें केवल मेंसुरेशन देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों चिंता मत करें, अभी इसमें आगे और भी पार्ट ऐड हो जाएंगे। मतलब प्लानिंग में पूरा बैच है ये। मेंसुरेशन पूरा होगा बच्चे, इसी बैच में आपको पूरा अलजेब्रा भी मिलेगा, इसी बैच में पूरा ट्रिग्नोमेट्री भी होगा बेटा, इसी बैच में पूरा ज्योमेट्री भी होगा। ये एडवांस मैथ का एक कंप्लीट बैच है जो बेटा आपके आने वाले हर एग्जाम सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस सबके लिए कंफर्ट होगा। मतलब मैं ये बताऊं बेटा आपको, चीजें 3 से 4 महीने का टाइम लगता है पूरी एडवांस मैथ को बढ़िया प्रकार से करने में। देखो बेटा, सरसरी तौर पर अगर मैं करवाऊं ना, यूं नॉर्मल बातें हैं तो ठीक है, 2 महीने में हो जाएगा, पर बेटा वो चीजें ना आप लोग पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हालांकि पेपर आजकल इजी आ रहा है, पर हम लेवल बेटा इजी टू मॉडरेट पूरा करने वाले हैं। देखो बेटा, ये एडवांस मैथ्स है, ये एसएससी का वो पार्ट है जिससे आधी दुनिया डरती है। कोई किसी को पूछे ना कि भाई साहब मैथ्स में क्या नहीं आता, तो आदमी कहती है जी एडवांस नहीं आती। इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है दोस्तों? इसकी वजह यह है कि बहुत सारी दुनिया ने ना 10th क्लास के बाद में कभी इन चीजों को देखा ही नहीं, कभी इनके बारे में सुना ही नहीं, कभी इनके बारे में यूज नहीं करा, और 10वीं क्लास में भी उन्होंने इस चीजों पर इतना फोकस नहीं किया था, इन पर इतना ध्यान नहीं दिया था। तो अभी दोस्तों हम अभी इन कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। हमारा बच्चों ये बैच पढ़ने का कुछ मेथड इस प्रकार रहेगा। मैं आपको सारी चीजें बेटा बताना चाहूंगा पहले, फिर क्लास को शुरू करूंगा। क्लास बच्चों आपकी रहेगी 5 से लेकर 6:30 बजे तक। एक वीक में दोस्तों हम लोग 5 डेज पढ़ेंगे, मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे। ये जो बेटा आपका बैच है, इस बैच की विशेषता ये है कि फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों बैच है। क्या ना, बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि सर प्रैक्टिस बैच लगवा दीजिए, प्रैक्टिस बैच लगवा दीजिए, तो बेटा इसमें मैंने कंबाइंड कर दिया। अब एक बार आप सुन लो कि हम किस प्रकार इसको पढ़ेंगे, क्या इसका तरीका रहेगा। देखो बेटा, मैं आपको सबसे पहले मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि ट्रायंगल पर बेस्ड थ्योरी करने वाले हैं, तो मैं अपनी क्लास में ना आपको सारे इसके कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मैं आपको ट्रायंगल के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। हालांकि ट्रायंगल में किस प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, किस प्रकार की बातें होती हैं, कैसे काम करते हैं, क्या एरिया निकालते हैं, सब चीजें प्रूव कर करके बताऊंगा, प्रूव कर करके। ऐसा नहीं है कि बात रट लो नहीं, समझ लो। रटा हुआ होगा तो भूल जाओगे, समझा हुआ होगा तो एग्जाम में कर पाओगे, वो सारा बताऊंगा। कॉन्सेप्ट बताने के बाद दोस्तों आपको दी जाएगी प्रैक्टिस शीट। इस प्रैक्टिस शीट में क्या होगा बेटा, इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए होंगे, प्लस सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। तो आप लोग बेटा जब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में इस शीट को खुद से लगाओगे ना, तो मैं ये गेस करता हूं कि 80% से ज्यादा सवाल तुम खुद से बना पाओगे। और जब तुम सवाल खुद से बनाओगे ना, तो आपका कॉमन सेंस डेवलप होगा। मतलब आप चीजों को समझ पाओगे, आपको चीजों का अनुमान हो जाएगा कि अच्छा ऐसे काम करना है, ये दिया हो ये ज्ञात करना हो, ऐसे ज्ञात करते हैं, अच्छा इसके बारे में ऐसे काम करना, वो समझ पैदा करनी है। आपको रटना नहीं है, आपको अपने आप में समझ पैदा करनी है। जो बच्चा 10वीं क्लास के बाद मैथ नहीं पढ़कर आया, वो अगर मान लो बेटा आज 100 क्वेश्चन की शीट लेकर बैठता है कि चलो मैं सॉल्व करता हूं, और पहली बार में बिना डाउट के 80 सवाल कर जाएगा ना, तो वो अपने आप पे कॉन्फिडेंट फील करेगा। उसको लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, कर सकता हूं मैंने आज पहली बार क्लास पढ़ी, 80 क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा पुश करूंगा ना, नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करना है, ये कॉन्फिडेंस अपने आप में आपको बनाना है। ठीक है, यही मेरा टारगेट है, यही मेरी कोशिश है कि मैं आपका वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप करा पाऊं, कल को आप किसी को बोल पाओ कि भैया एडवांस मैथ दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। बस जिस दिन वो अंदर से आवाज आएगी, वो बात आपकी पूरी हो जाएगी। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं अपना शानदार कंसेप्ट। बच्चों आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं उसका नाम है मेंसुरेशन। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप बेटा बिना मतलब के कमेंट कम से कम करें और चीजों को समझने पर ध्यान दें। चीजें अंडरस्टैंडिंग वाली हैं। आज की क्लास में आपको पूरा थ्योरिकल पार्ट चलेगा बच्चे, आज आपकी पूरी थ्योरी होगी, और ये थ्योरी क्वेश्चन करने के लिए बहुत आवश्यक है। आप पूरी क्लास को बड़े ध्यान से पढ़ना बच्चे,
कमेंट बिना मतलब के मत करना। मैं हर बात को एक दो बार रिपीट कर करके बताऊंगा, सारी चीजों का रिवीजन करके बताऊंगा, आप तो बस उन्हें समझते जाना बच्चे, ठीक है। सुनो बेटा, मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, एरिया का मापन करना, कोई पेरीमीटर का नापन करना, इन सब के बारे में। तो हमारे एग्जाम में बच्चों ये आकृतियां दो प्रकार से आती हैं, एक 2D बनता है, एक 3D बनता है। बच्चों 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। ये होता है बेटा 2 डायमेंशनल, मतलब कि जो आकृतियां द्विविमीय आकृति चलती हैं, द्विविमीय मतलब दो दिशाओं में चलती हैं बेटा, द्विविमीय आकृतियां बोलते हैं, वो होती हैं 2D। और एक होता है 3D, इसका मतलब होता है 3 डायमेंशनल, यानी कि त्रिविमीय आकृतियां 3D। बच्चों 2D में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार सुनिएगा। हम लोग अपनी चीजों को ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल में आपको सारी बातें बताएंगे। ट्रायंगल में दोस्तों स्केलन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्वेटर ट्रायंगल, जितने भी बातें बन सकती हैं, जो भी कहानी हो सकती है ना ट्रायंगल पर, जो भी चीजें हो सकती हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा, वो सब कहानी मैं आपको समझाऊंगा। इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। इतनी चीजें तो आप जानते होंगे, हिंदी माध्यम के बालक, मैं उम्मीद करता हूं। बेटा दूसरी आकृति की बात आती है, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, या बच्चों हम बोलते हैं इसको चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे स्क्वायर भी होता है, जैसे बच्चों इसमें रेक्टेंगल भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है, ये सब चीजें होती हैं, इन सब के बारे में काम करेंगे। तीसरा पॉइंट बच्चों इसमें हमारा आता है सर्किल, वृत्त। वृत्त पर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस पर भी आपके काम करने वाला है। बच्चों एक आकृति बनती है पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। वो बहुभुज की आकृति क्या बनती है बेटा, हम उसके बारे में काम करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर बेटा इन सब के बाद में 3D आकृति आएगी, हालांकि वो बात की बात है, फिर भी इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो लिख लो कि क्यूब एंड क्यूबोइड पढ़ेंगे। हिंदी में बोलते हैं घन व घनाभ। बच्चों घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है, ये बातें आप समझ लेना। सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है बच्चे बेलन, बेलन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी आकृति बच्चों में पढ़ेंगे कोण, कोण का मतलब शंकु, हम शंकु के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। चौथी आकृति पढ़ेंगे बच्चों में स्फीयर, जो सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं ये उसी सीक्वेंस में ही सारा पढ़ाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आएगा हेमिस्फीयर, जिसे हम बोलते हैं अर्धगोला। छठा पॉइंट दोस्तों, छठे पॉइंट में पढ़ेंगे हम फ्रस्टम, जो होता है छिन्नक। सातवें टाइप में आप लोग मान लीजिए प्रिज्म, और 8वें में मान लीजिए पिरामिड। ये दोस्तों आपका पूरा सिलेबस रहेगा 2D और 3D का, जिसको इस क्लास में कवर करेंगे, जिसको बेटा इस क्लास में कवर करेंगे। ये दोस्तों अपनी पूरी कहानी है, ये अपना पूरा मामला है जो आप मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। बच्चों 2D आकृतियां, 3D आकृतियां, ये सब चीजें आपको समझनी है। बेटा छठी आकृति नाम है फ्रस्टम, फ्रस्टम बोलते हैं छिन्नक। छिन्नक ऐसी आकृति होती है जैसे आपने अपने घर में देखी होगी, एक बाल्टी, एक बकेट, जो नीचे से भी इस प्रकार है, ऊपर से इस प्रकार है, लेकिन शेप इनकी ऐसी होती है, ये होता है फ्रस्टम। ठीक, सुनो अब सुनो। अब एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा था, एक बच्चा बार बार बता रहा था कि सर ये डायमेंशन क्या होता है, सर ये डायमेंशन क्या होता है, ये विमा क्या होती है, विमा। तो हर एक बात को समझना, हर एक बात को समझना बच्चे। पहली बात को समझो, पहली बात को समझो बेटा। एक आपने कभी पढ़ा होगा 0 डायमेंशन फिगर। बेटा 0 डायमेंशन फिगर का मतलब विमाहीन, विमाहीन का मतलब इसकी कोई विमा नहीं होती है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा एक पॉइंट, एक बिंदु, एक डॉट। ये बच्चों मैंने एक पॉइंट बनाया, और देखो ये पॉइंट की बच्चों ना तो कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, इसका कोई भी शेप किसी साइड में ये बढ़ नहीं सकता। ये पॉइंट बच्चों किसी भी साइड में नहीं है, कोई ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, कुछ भी नहीं है। तो दिस इज अ 0 डायमेंशन फिगर, जो किसी भी साइड में, किसी भी साइड में विमा नहीं है। बच्चों आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, विमा मतलब एक साइड में कोई चलना होगा, तो मैं इस साइड में कहीं चल ही नहीं सकता। ये होता है एक पॉइंट। दोस्तों सेकंड अपने सामने आकृति आती है 1D फिगर। 1D का मतलब यहां डायमेंशन है, इसका मतलब होता है बच्चे एक विमीय, एक विमीय आकृति। सर एक विमीय आकृति का एग्जांपल होता है एक लाइन, यानी कि एक रेखा। बच्चों अगर मैं आपके सामने देखो यहां एक लाइन बना रहा हूं, तो इस पर चलने के लिए बच्चों आप मुझे बताओ कि ये एक डायमेंशन, एक लाइन बन सकती है ना बच्चों? क्या मैं एक साइड में मूव कर सकता हूं? क्या मैं एक साइड में जा सकता हूं? जी हां सर, ये एक लाइन होती है, इसकी लंबाई तो होती है, इसकी बच्चों लेंथ तो होती है, लेकिन इसकी ऊंचाई कोई नहीं होती, इसकी हाइट कोई नहीं होती है। ये सर 1D फिगर होती है, ये एक विमीय आकृति होती है। और दोस्तों आज की क्लास में अपना जो टॉपिक है वो यही है जो आगे आएगा, इसका नाम है जी 2D फिगर।
बेटा 2D मतलब टू डायमेंशनल, इसका मतलब होता है द्विविमीय आकृति। बेटा द्विविमीय आकृति का मतलब, द्विविमीय आकृति का मतलब होता है जो दो दिशाओं में चलती हैं। बेटा दो दिशाओं में चल सकती हैं, टू डायरेक्शन में, टू साइड में, दो तरफ में चलती हैं। अब देखो ऐसी आकृतियां बहुत हैं, जैसे मेरे सामने मैंने एक रेक्टेंगल बनाया बच्चों, आपको पता है ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो दो तरफ ये आकृति चल रही है ना, लंबाई के अकॉर्डिंग भी चल रही है 2D, और ये आपकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग भी चल रही है, तो जिसमें दो दिशाओं में आप मूवमेंट करते हैं वो होती है 2D फिगर। सर 2D फिगर में हमारे सिलेबस में देखो ट्रायंगल आएगा, क्वाड्रिलेटरल आएगा, हमारे सामने दोस्तों इसमें सर्किल भी आएगा, हमारे सामने एक इस प्रकार का कोई पॉलीगन भी आएगा। ये जितनी भी आकृतियां बच्चों ये 2D होती है, जितनी भी इस प्रकार की फिगर है ना, ये सब बच्चों 2D है, ये सब बच्चों 2D है। अरे अमन भैया सर्किल की भी तो ऐसा ऐसा काउंट कर सकते हो ना, सर्किल की भी ये डायरेक्शन है कर सकते हो ना भाई। अरे सर्किल में कैसे हो जाएगा, सर्किल भी 2D फिगर है, इसके भी तो आप चारों तरफ घूम सकते हो, ये भी तो 2D फिगर होती है। सर आपने कहा ये बात तो ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या है, देखो 2D फिगर में ना बच्चों आपसे दो बातें पूछेंगे। एक तो आपसे पूछेंगे आकृति का पेरीमीटर, जिसे हम बोलते हैं परिमाप। एक आपसे पूछेंगे आकृति का एरिया, एरिया जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ये दो चीजें पढ़नी है बच्चों। देखो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन अलग अलग चीजें हैं। ज्योमेट्री में क्या होता है बच्चों, रेखाओं का और उनके कोणों का अध्ययन होता है, एंगल। ज्योमेट्री मेजर रूप से चलती है ना, वो चलती है एंगल पे, कि भाई साहब ये एंगल कितना होगा, ये कोण कितना होगा, ज्योमेट्री की थ्योरम लगा के आप एंगल फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहां बच्चों हम बात करेंगे पेरीमीटर की, यहां हम बात करेंगे बच्चों एरिया की। हालांकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पे कहीं कहीं थोड़ी बहुत ज्योमेट्री भी काम आएगी, वो भी मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा। आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको वो बातें भी साथ साथ बताई जाएंगी। आप उस बात में लेकर बिल्कुल भी पैनिक मत होना बच्चे। मैं बिल्कुल यही मानकर पढ़ाऊंगा कि आप इसको पहली बार से पढ़ रहे हैं, आप इसको वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में मेंसुरेशन को फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, यही मानकर दोस्तों अपना क्लास का कॉन्सेप्ट चलेगा। सुनिएगा तो सबसे पहले आज हम जिस बात पे चर्चा करेंगे वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब क्या है, त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं हैं, त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजाएं। ऐसी एक आकृति, ऐसी एक क्वेश्चन बेटा, ऐसी एक आकृति जिसमें आपने कहा तीन भुजाएं हैं बेटा, जिसमें तीन भुजाएं हैं, जिसमें तीन साइड्स होती हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। बच्चों ट्रायंगल बनने के लिए कुछ खास बातें होती हैं, आज हम ट्रायंगल की पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे। आज हम ट्रायंगल की पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे बच्चों। देखो मैंने आपके सामने बच्चों ये एक ट्रायंगल बनाया, आप इस ट्रायंगल को कैसा भी बनाओगे, आड़ा टेढ़ा सीधा टेढ़ा कुछ भी, बस तीन साइड की बंद आकृति होनी चाहिए, तीन भुजाओं की बंद आकृति होनी चाहिए, उसका नाम होगा बच्चे ट्रायंगल, उसका नाम होगा त्रिभुज। ये दोस्तों मैंने आपके सामने बना दिया ABC। आपको कुछ बेसिक सी बातें पता है सर, इन ट्रायंगल में ना, जैसे ये वाला एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो आता है ना, सम, तीनों कोणों का जो सम बनता है सर, वो हमेशा 180 डिग्री बनता है। चाहे ट्रायंगल छोटा हो, चाहे ट्रायंगल बड़ा हो, चाहे ट्रायंगल आड़ा हो, टेढ़ा हो, कैसा भी हो, अगर एक त्रिभुज है, बंद आकृति है, तीनों कोणों का सम 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। हमेशा ये 180 के इक्वल ही आता है दोस्तों। एंगल ए के सामने की भुजा को हम स्मॉल a से करते हैं, एंगल बी के सामने की भुजा को एंगल बी कोण स्मॉल b से करते हैं डिनोट, और सी के सामने की भुजा को करते हैं सी। अब दोस्तों आपने कहा सर एक मुख्य बात आती है जी, पेरीमीटर। पेरीमीटर को बोलते हैं जी परिमाप। सर ये परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर की चिड़िया का नाम है, सुनो बच्चों। मान लो मेरे पास एक ना ये ट्रायंगल शेप में खेत था, मैंने क्या करा बच्चों, बिंदु ए से चलना शुरू किया, मैंने बिंदु ए से चलना शुरू किया और मेरे को लाइन पर चलकर बच्चों, लाइन पर चलकर मेरे को वापस बिंदु ए पर पहुंचना है। ये पूरी डिस्टेंस को कवर करते हुए, इस पूरी दूरी को चलते हुए मुझे वापस बिंदु ए तक पहुंचना है बेटा। तो आपने ये ग्रीन कलर की दूरी तय की है क्या? आपने कहा हाँ सर, मैंने A प्लस B प्लस C को कवर किया है, यही अपना परिमाप है। मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं, ट्रायंगल में तीनों भुजाओं की लंबाई का जो योग होता है ना, उसी का नाम पेरीमीटर है, उसी का नाम परिमाप है, उसी का नाम पेरीमीटर होता है। सर इसमें एरिया क्या होता है, एरिया, सर एरिया किस चीज का नाम है, अब ये भी जानो बेटा। देखो एरिया होता है बेटा इस ट्रायंगल का पार्ट कौन सा, जिस भाग पे दोस्तों आप लोग, कोई इसके अंदर का एरिया है, जैसे मैं बोलता हूं इस त्रिभुजाकार खेत के अंदर आपको सब्जी लगानी है, या इसमें घास लगानी है, या बच्चों इसमें मिट्टी लगानी है, तो मिट्टी क्या बताओ इस वाले भाग पे लगाओगे क्या? क्या बच्चों मिट्टी आप इस वाले भाग पे लगाओगे क्या? ये जो सारा एरिया आपके सामने मैंने हाईलाइट किया बच्चों, यानी आप ये बताओ, मेरा बोर्ड है बच्चों, मेरा ये डिजिटल पैनल है,
देखो मेरे बोर्ड का इतना सारा भाग था, मेरे बोर्ड का इतना भाग था, उसमें से ग्रीन ग्रीन वाला एरिया मैंने कवर किया है, ग्रीन ग्रीन वाला एरिया इस ट्रायंगल ने कवर किया है। तो जो एरिया इस ट्रायंगल ने कवर कर लिया ना, वो मेरा एरिया होता है, वो मेरा क्षेत्रफल होता है। और ये बच्चों क्षेत्रफल ज्ञात करने के हमें अलग अलग फॉर्मूले का अध्ययन करना है। ये पूरा एरिया ज्ञात करने के लिए हमें विशेष प्रकार की आकृतियों को समझना है। तो जितना मैंने आपको अब तक बताया बच्चों, क्या उतनी बात क्लियर है? क्या उतनी बात समझ में आई? क्या उतनी बात आप लोग कर पा रहे हैं क्या? अभी आप साथ साथ समझ लो, नोट्स इसके बाद में बनाना। बाद में आप जब क्लास को दोबारा रिपीट मोड पे देखोगे, जब क्लास को दोबारा रिवीजन मोड पे करोगे ना बेटा, जब खुद से इस क्लास को दोबारा एक बार अध्ययन करोगे, तो आप समझ लेना कि तब इसके नोट्स बन जाएंगे। तब आप इसको नोट कर लेना पीडीएफ में, और एक बार केवल बात को समझते जाओ, एक बार बात को करते जाओ बेटा। सुनो प्यारे बच्चों, अब देखो मेरे सामने ना ट्रायंगल की कुछ विशेषताएं होती हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आप जहां मन करे वहां ट्रायंगल बना दोगे। भैया ट्रायंगल बनने के लिए भुजाओं में कुछ खास बातें होती हैं। अब ट्रायंगल अगर खास होते हैं तो उनमें खास प्रकार के टाइप भी बनते हैं, उनमें खास प्रकार की बातें भी होती हैं। तो कुछ प्रकार के ना ट्रायंगल के टाइप होते हैं। जैसे फर्स्ट मैं आपको एक ट्रायंगल बता रहा हूं बच्चे, इसका नाम है स्केलन ट्रायंगल। जो फर्स्ट अपना ट्रायंगल होता है स्केलन ट्रायंगल, या बच्चों हम इसे बोलते हैं विषम बाहु। देखिए नाम कितने आसान है ना बच्चों, तुम्हें उस चीज का मतलब ही समझा देते हैं। विषम बाहु त्रिभुज। स्केलन का मतलब होता है बच्चों सारी चीजें अलग अलग। प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने कोई मैं इस प्रकार का ट्रायंगल बनाता हूं जिसकी तीनों साइड की मेजरमेंट अलग अलग है, तीनों साइड की मेजरमेंट अलग अलग है, ऐसे मैंने एक कोई आड़ा तिरछा टेढ़ा ट्रायंगल बना दिया, कुछ भी मान लो, मैंने ऐसा बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ऐसा मान लो। जरा बताओ तो, तीनों साइड इसकी अलग अलग दिख रही है आपको? आपने कहा बिल्कुल सर, ए बी और सी नाम भी लीजिए। बच्चों ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, और ये वाला एंगल सी है। हो गया। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको इस पे समझना है, सर इस ट्रायंगल का परिमाप, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। क्या किसी बच्चे को पता है कि सर एंगल का पेरीमीटर ज्ञात करना है ट्रायंगल का? तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों भुजाओं का योग होगा। या सर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एंगल ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर बच्चों ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है, पेरीमीटर बच्चों ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है। तीनों भुजाओं का सम करना है बेटा। प्रैक्टिस क्लास के पोल होंगे, लेकिन वो कंसेप्ट के बाद, जिस क्लास में क्वेश्चन होंगे ना बेटा, जिस क्लास में क्वेश्चन होंगे उस क्लास में पोल होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी पार्ट चल रहा है थ्योरी का, अभी पार्ट चल रहा है थ्योरी का। सुनो बच्चों, एबीसी एक ट्रायंगल था, इसकी भुजाओं के नाम है ए बी बी सी सी ए, और परिमाप आपने इसका ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है जी, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होगा? सर ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना है। देखो तीनों साइड अलग अलग है, साइड के नाम क्या है बच्चों? ट्रायंगल की साइड्स हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, वो होता है हीरोन्स का फॉर्मूला। ये होता है बच्चों हीरोन्स का फॉर्मूला। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल में आपको तीनों साइड के मान पता है, तीनों साइड के मान पता है ना, तो उसका मतलब आप उसमें एरिया ज्ञात करने के लिए हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है बच्चों? ये देखो आपको लिखना है एस। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। बच्चों हिंदी में इसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। पेरीमीटर का हाफ, आपके परिमाप का हाफ। तो मुझे बताओ अर्ध पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 आएगा। सर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 आएगा। स्मॉल ए कहिएगा मिटू। कैपिटल और स्मॉल का बड़ा मसला होता है बच्चे। कैपिटल में बात करते हैं तो एंगल की बात होती है, स्मॉल में बात करते हैं तो साइड की बात होती है। ये बात ध्यान रखना। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में साइज ये आप लिखते हो कैपिटल स्मॉल, इसका बड़ा चक्कर पड़ता है। कैपिटल का मतलब एंगल की बात हो रही है, स्मॉल का मतलब साइड की बात हो रही है। ये होते हैं डिनोटेड बेटा। बच्चे सेमी पेरीमीटर में अगर तुमको एरिया ज्ञात करना है तो आप बेसिक सा एक फॉर्मूला जानते हैं सर, रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला बच्चों आप नोट कर सकते हैं कि सर सेमी पेरीमीटर से एस ज्ञात करेंगे और एस के बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हम इस ट्रायंगल में अपना एरिया ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? क्लास 8 में पढ़ा था, बढ़िया बात है। 8 में पढ़ा हुआ मामला भी आपको याद रहना चाहिए बेटा। और रंजन भैया क्लास बंद कर दूं क्या? ये जो ये क्लास चल रही है, ये क्लास बंद कर दूं क्या?
पता नहीं, अगला कह रहा जी अर्थमेटिक करवाओ सर, ये तो मुझे आता ही है। सुनो, अब मैं तुम्हें कुछ अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया चीजें और बता रहा हूं। अब मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें और बता रहा हूं। थोड़ा इसके आगे के लेवल पे लेके चलता हूं बेटा। इसके आगे के लेवल पे चलने के लिए हमें एक विशेष नियम की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है बच्चों साइन रूल। आपके पूरी मैथ्स में यानी एडवांस मैथ में बच्चों साइन रूल, कोसाइन रूल क्या होता है? साइन क्या होता है बच्चे? साइन नियम को आप लिख लेना कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उनके अपोजिट मतलब विपरीत एंगल के अनुपात के समान होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात उनके अपोजिट एंगल के अनुपात के समान होता है। यानी कि कहने का मतलब है रेशो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ साइन ऑफ देयर अपोजिट एंगल। क्या ये नियम है बेटा? हम इस बात को स्पष्ट करेंगे, सिर्फ इस बात को लिखना नहीं है, ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए बेटा। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सब में ये नियम काम करता है बच्चे, सबके लिए जरूरी है, सब में ये बातें कंसेप्चुअल हैं, ये थ्योरी आपके सब में काम आती है। मैं तुम्हें आज ट्रायंगल में जितनी बातें बताऊंगा ना, उनसे तुम ट्रायंगल की शीट के 80% से ज्यादा सवाल कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, धीमे धीमे इस बात को आप लोग ट्राई करेंगे। देखो, मैं आपको जो नियम कह रहा हूं ना, उस नियम को क्या समझोगे, तो अपेक्षा बेटा आप लिख लो ना, उसमें कोई गलती होगी क्या? एक बात नहीं लिख रही, मैं बोल रहा हूं तो लिख लो आप उसे। ए बी सी, ये है बच्चों आपके सामने, ये है आपके सामने एक ट्रायंगल, ठीक है? ये वाला कौन क्या है? एंगल ए। ये वाला एंगल है एंगल बी, ये है बच्चों एंगल सी। ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा बी है, और सी के सामने की भुजा क्या है? सी है। सी के सामने की भुजा क्या है? सी। मैं आपको ये कह रहा हूं बच्चा, तीनों साइड का रेशो, अरे तीनों साइड का रेशो तो ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा। अगर मैं तीनों साइड का रेशो लूंगा, ए बी सी आएगा, ये बराबर होगा किसके? उनके अपोजिट एंगल के साइन के बराबर। अपोजिट एंगल क्या मतलब? साइन ए की बात कर रहा हूं क्या? तो सर ये बराबर होगा साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी। ये होता है बच्चों साइन रूल, ये होता है साइन रूल, ये होता है साइन रूल। ए बी सी बराबर है साइन ए साइन बी साइन सी। यहां से बच्चों मैं ये भी कह सकता हूं कि ए बटा साइन ए बराबर होगा बी बटा साइन बी बराबर होगा सी बटा साइन सी। आप साइन ए को बटा में लाओगे, इसके साइन बी को इसके बटा में लाओगे, साइन सी को बटा में लाओगे, तो ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी। प्यारे बच्चों, ये हमेशा के रहता है बराबर। के का मतलब है एक कांस्टेंट बच्चों, के का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी एक फिक्स संख्या होती है, ये कभी बदला नहीं जाता। आपको बच्चों इस साइन रूल के बारे में आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई तुमसे कभी कभी बात बोले ना कि मैंने यहां पे साइन रूल लगा दिया, तो आप साइन रूल को सुनते ही समझ लेना कि सर ये ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी और सी बटा साइन सी के बराबर कह सकते हैं। या दोस्तों आप ऐसा भी कह सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कि साइन ए बटा ए, अरे जब सेम ही करना है तो सबको पलट के भी लिख सकते हो ना। अरे बोलो, अगर सबको ऐसे लिखना है तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, ये भी तो एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल ही आएगा। हालांकि ये एक बटा के हो जाएगा, लेकिन है तो वो भी कांस्टेंट है तो बराबर है तो हमेशा कांस्टेंट बेटा। एक बच्चा कहता है जी 2k के बराबर होगा। अरे 2k क्यों मान रहा है? 10 के मान लेना भाई। 2k क्यों मान रहा है? 5851 के मान ले। जब मैं k का मतलब कह रहा हूं कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू, एक कोई भी नियत वैल्यू होगी, एक फिक्स वैल्यू के बराबर आएगा, तो k का मतलब है कांस्टेंट। यहां कोई मैं मान नहीं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 के बराबर आएगा या 5 के बराबर आएगा, 20 के बराबर आएगा। इसका मैं कह रहा हूं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू एक बराबर वैल्यू के इक्वल आएगा। बात तुम्हें समझ नहीं आए तो आदमी क्या करे? सुनो, ये जो नियम मैंने आपको लिख कर दिया ना, ये जो मैंने आपको नियम लिख कर दिया है कि ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी और सी बटा साइन सी, क्या है ये, कैसे बनाया इसको, एक बार ये भी समझो, एक बार ये भी समझो। तुम्हें इसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। साइन रूल कैसे फॉर्म होता है
इस बात को भी आप डिटेल में समझने का प्रयास करो। प्यारे बच्चों, ये मेरा एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। आप जानते हैं ए के सामने की भुजा सर ये स्मॉल ए कहलाती है, एंगल बी के सामने की भुजा ये स्मॉल बी कहलाती है, और सी के सामने की भुजा सर ये स्मॉल सी कहलाती है। बिल्कुल सर। अच्छा, एक बात मुझे बताओ बेटा, इस ट्राइंगल में बेटा ऐसा मुमकिन है ना सामने वाली भुजा से इस भुजा पर एक बनाऊं परपेंडिकुलर? क्या बच्चों कहीं तो बन ही सकता है भाई, इस लाइन से, इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर, एक लंब बनाऊंगा। क्या बच्चों इसी को हाइट कहते हैं? हाइट मतलब ऊंचाई, इसी को अपन कहते हैं हाइट, ऊंचाई। ट्राइंगल कैसा भी हो, छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, बच्चों आप उसमें एक हाइट तो बना ही सकते हो, एक हाइट तो बना ही सकते हो। अच्छा, अब आपने कहा सर अगर मेरे सामने ये वाली बात बन गई, ये ना क्लास में 5-7 ऐसे नालायक आ गए हैं बच्चे जिनको लगता है कि उनको पूरा सब कुछ आता है, उन्हें पढ़ने की नीड नहीं है। बच्चों मेरी हाथ जोड़कर उन लोगों से विनती है जिनको सब कुछ आता है ना बेटा, वो क्लास छोड़ दो प्लीज। बेटा मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम नहीं करवा रहा हूँ बच्चे, मैं उन लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो बच्चे मैथ को पहली बार पढ़ रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़कर विनती है तैयबा जी आपसे, बेटा या तो मैं पढ़ा लेने दो बेटा, या बेटा क्लास ड्रॉप कर दो प्लीज। आपको सब आता है बच्चे, आप बहुत इंटेलिजेंट है, मैं कहता हूँ बेटा आप दुनिया में टॉप कर रहे हैं, तुमसे बढ़िया दुनिया में कोई आदमी नहीं है बेटा, पर प्लीज यहाँ बच्चे थोड़ा कम जानते हैं, उनको पढ़ लेने दो प्लीज। मैं बातें बेसिक से ही बता रहा हूं बेटा, मैं बातें बेसिक से ही बता रहा हूं, लेकिन वो बताने का टाइम तो दें। वो तो पहले बेटा अपने घोड़े लेके भाग पड़ते हैं कि अरे सर मेरे को तो आता है ये, हमें तो आता है सर ये वाला। तुम्हें आता है तो बढ़िया बात है बेटा, पर जो बच्चे बेचारे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने का मौका तो दे दो। सुनो, जैसे ही बच्चों आपने बनाया एक परपेंडिकुलर, जैसे ही बच्चों आपने बनाया एक परपेंडिकुलर, आप मुझे बताओ, एक छोटी सी बात मुझे बताना, ये ए बी डी क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया? सर ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें सर एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक 90 डिग्री के एंगल की सी बात होती है, तो सर ये वाला एंगल आपके सामने आ गया जी, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या ये बात ठीक है? ये बात ठीक है सर। ये वाला कोण क्या है? 90 डिग्री, ये कोण है 90 डिग्री। अच्छा बच्चों, अगर मैं कभी आपसे इस एंगल बी में साइन बी पूछूं, देखो ट्राइंगल कौन सा, मैं ट्राइंगल बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ए बी डी, जो मैं लिख रहा हूं फोकस उसी पे करना। एडवांस मैथ में नाम का बड़ा महत्व होता है। ए बी डी की बात कर रहा हूं तो ध्यान तुम्हारा एडी पे, ये ब्लू वाले एरिया पे जाना चाहिए। सर ए बी डी में अगर मैं साइन बी की बात तुमसे पूछूं, साइन बी, सर साइन क्या होता है? देखो आपने कभी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं तो आगे पढ़ लोगे, लाल बटे कक्का, या दोस्तों पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, आपने सुना होगा, ये तो बात आपने सुनी होगी। सर साइन का मतलब होता है एल बटा के, यानी कि आप कह दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने की भुजा ये होती है बच्चों आपके लिए परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस, सॉरी माफ कीजिएगा बेटा, माफ कीजिएगा, एंगल के सामने की भुजा, एंगल के सामने की भुजा आपका हो गया परपेंडिकुलर, और सामने ये कर्ण हो गया सी, ये आपका हो गया हाइपोटेनियस। क्या मुझे बताओ, मैंने एक एंगल एबीडी, बेटा एक एंगल एबीडी की बात करी, तो साइन बी का मतलब एच बटा सी आएगा क्या? क्या बच्चों एच बटा सी आएगा क्या? एच कहां से आया? एच है परपेंडिकुलर और सी है बच्चों हाइपोटेनियस, सी है हाइपोटेनियस। अरे सी कहां से आया? 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण नहीं कहते क्या? 10वीं क्लास में बेटा स्कूल में कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा तुमने। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये एंगल थीटा है, थीटा सामने की भुजा होती है परपेंडिकुलर, ये जहां पे थीटा एंगल बनता है वो बेस, और ये भुजा होती है हाइपोटेनियस, इसे बोलते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। जो साइन थीटा बनता है, साइन थीटा ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान होता है परपेंडिकुलर, अंग्रेजी वाले बच्चे इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। आपने कहा सर ये बात बिल्कुल ठीक है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, तो इसमें कर्ण कितना आ गया? सी। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस सवाल में एच को ज्ञात करता, एच को, तो एच का मतलब साइन बी गुणा में ये सी कह सकता हूं क्या? यहां से मैं एच का मान ज्ञात कर सकता हूं क्या? भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सी का गुणा साइन बी में कर दोगे तो आप एच का मान ज्ञात कर पाओगे। आपने कहा हाँ सर ये बात तो बहुत इजी है, ये बात तो बहुत इजी है। अच्छा वैसे ही मुझे बताओ, अपने एक ट्राइंगल में एक ट्राइंगल एसीडी भी दिख रहा है क्या? एसीडी, बात को समझना, एसीडी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। भाई अगर ये एंगल 90 डिग्री का था तो एसीडी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपने कहा सर इसमें ये कौन सी है? ये वाला, ये। अगर मैं यहां पे बच्चों साइन सी आपसे पूछता हूं, साइन सी बताओ क्या बनेगा? आप कहना सर ये बनेगा हाइपोटेन, सॉरी एच मतलब हाइट बटा में हाइपोटेनस बी, यहां पे एच का मतलब हाइट से
और बच्चों उसका मतलब बी का मतलब करंट से है 90 समभुजागी करंट। अच्छा यहां से एच क्या बनेगा, एच क्या बनेगा सर, ये एच बन गया साइन सी के गुणा में बी, साइन सी के गुणा में क्या बन गया बी, बी स्मॉल में आएगा, बी स्मॉल में आएगा। ठीक, अब आपने कहा सर ये वाली बात भी एच के बराबर है, ये वाली बात भी एच के बराबर है, तो क्या ये दोनों बातें आपस में बराबर आएंगी? भैया ये भी एच के बराबर है, ये भी एच के बराबर है, दोनों ही एच के बराबर आएंगी, दोनों ही एच के बराबर आएंगी। तो आपने कहा सर क्यों ना इन दोनों को इक्वल कर लें, साइन बी गुणा में सी बराबर साइन सी गुणा में बी। थोड़ा उठापटक करो बेटा, इस साइन सी के बटा में ले जाओ, सी बटा में साइन सी बराबर बी बटा में साइन बी हो गया क्या? देखो ये वैल्यू कांस्टेंट आ गई बेटा। अभी तो आपने इन दोनों पर ऐसे एंगल मान के काउंट किया था, तो ये बात आपकी साबित हो गई। वैसे ही दूसरी भुजाओं पे मानोगे तब उसमें a बटा साइन ए भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरी बात का कंक्लूजन ये होता है कि सर इस प्रकार की थ्योरम से, इस प्रकार की बात से a बटा साइन ए, b बटा साइन बी, c बटा साइन सी हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू को बताते हैं, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू को बताते हैं। तो बेटा फ्यूचर में कभी भी किसी ट्रायंगल में अगर साइन रूल की बात की जाए, आपको कोई बोले कि भैया मैंने साइन रूल लगा दिया, तो आप कहना सर a बटा साइन ए बराबर होता है b बटा साइन बी बराबर होता है c बटा साइन सी। ये वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट होती है बच्चे, ये वैल्यू एक नियत वैल्यू होती है। इस नियत वैल्यू को हम डिनोट करने के लिए k का यूज करते हैं। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? क्या अब ये बात आपको साइन रूल समझ में आ गई? ये ज्योमेट्री का पार्ट भी है दोस्तों, ये ज्योमेट्री का पार्ट भी है। और जो पवन उपेंद्र अभी भी कह रहे हैं ना कंफ्यूज्ड है सर, भैया रहोगे, अब कोई इसके ज्यादा इसके बेटा आगे की बात मैं आपको समझा नहीं सकता बेटा। एक कोर्स को पूरा करने में 1000 घंटे तुम्हारे लगाए ना, तो भी बस में नहीं आएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा बेटा। साइन रूल क्या होता है समझ गए बात आप? साइन रूल क्या होता है पल्ले पड़ गया तुम्हारे कि अच्छा भाई साइन रूल ये होता है, ऐसे अपने को समझना है। अच्छा अब मैं वापस वहीं पे आता हूं बेटा, मैं वापस वहीं पे आता हूं जहां से हमने चलना शुरू किया था, जहां से हमने चलना शुरू किया था, जहां से हमने बातों को पढ़ना शुरू किया था। एक्चुअली हमने किया था बेटा, हमने किया था स्केलन ट्रायंगल को पढ़ना, हमने किया था स्केलन ट्रायंगल को पढ़ना। ये स्केलन ट्रायंगल होता है बच्चे विषम बाहु त्रिभुज। वापस मैं यहीं पे आता हूं, ए बी और सी। प्यारे बच्चों इसमें आपने पेरीमीटर ज्ञात कर लिया था, पेरीमीटर आपने सर पेरीमीटर ज्ञात कर लिया था, आपने इसमें परिमाप ज्ञात कर लिया था स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी। अच्छा एरिया ज्ञात करने का भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया था, एरिया ज्ञात करने का भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया था। फॉर्मूला ये पढ़ा था सर रूट के अंदर s गुणा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। बच्चों ये ट्रायंगल का यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर एक ट्रायंगल पे, कोई भी ट्रायंगल हो सब पे काम करेगा, ये सब पे काम करेगा, ये एवरग्रीन फॉर्मूला है, सबके लिए काम करेगा। लेकिन कई बार यहां पर बच्चों s यूज किया ना, s वो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 किया। बेटा ये फॉर्मूले की कमी पता क्या है, जब हमें तीनों साइड पता हो हम तभी कर सकते हैं, जब तीनों साइड पता हो, हमें तीनों साइड पता हो तभी तो लगा पाएंगे। अगर मैं आपको a का b का c का मान दे दूं, अगर मैं आपको बेटा a का b का और c का मान दे दूं तभी तो लगा पाओगे। आपने कहा सर मान लो किसी क्वेश्चन में हमें इसमें a का b का मान पता है, c का मान पता ही नहीं। कई बार क्वेश्चन में ऐसी भी बातें बन जाती हैं बेटा कि तुम्हें b और c के मान दे देगा और ये एंगल a का मान दे देगा। भाई तुम्हें कोई तो दो एंगल दे देगा और तुम्हें साथ में एक उनका क्या दे देगा, एक साइड दे देगा। तो वहां हम क्या करेंगे सर, वहां हम क्या करेंगे, तो आप ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने के लिए 2-3 फॉर्मूले और लिखो। फॉर्मूले क्या होता है बच्चे, 1/2 गुणा, देखो मान लो तुम्हें भुजा बी और सी पता है, तो भुजाएं बी और सी पता है ना, इनका गुणा करके गुणा में साइन ए कर दो, गुणा में साइन ए। देखो क्या करा मैंने, गुणा क्या करा, अगर तुम्हें दो भुजाएं पता है, उनके बीच का कोण पता है, उनके मध्य के कोण की बात कर रहा हूं, तो साइन ए तुम्हें पता है, तो 1/2 गुणा बीसी गुणा साइन ए। सर ये भी कह सकता हूं 1/2 गुणा ए और सी पता है, सर ए और सी पता है, गुणा में करना पड़ेगा साइन बी। एरिया ज्ञात करने के लिए करना पड़ेगा 1/2 गुणा ए गुणा बी, या करना पड़ेगा साइन सी। अगर प्यारे बच्चों किसी भी ट्रायंगल में आपके सामने दो कोई भी भुजाएं पता है, दो कोई भी साइड पता है, दो कोई भी भुजाएं पता है और उनके बीच का कोण पता है ना, उनके बीच का एंगल पता है ना, तो आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए आपको 1/2 गुणा दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई गुणा में साइन ए करना पड़ेगा, गुणा में साइन ए करना पड़ेगा, गुणा में साइन ए करना पड़ेगा। ये अपना तरीका होता है। ये कैसे आया ये बताऊंगा, फिलहाल एक बार बताओ ये बात आपको क्लियर है कि दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई और गुणा में उनके बीच का कोण करना है। इज इट फाइन? जी हाँ।
अच्छा मेरे दोस्तों, तुम मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल में ना, ट्रायंगल कोई भी हो, कैसा भी हो, दुनिया भर में हजारों ट्रायंगल बनते हैं बेटा, आप कैसा भी ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने का एक बड़ा ही कॉमन, बड़ा ही विशेष फॉर्मूला होता है। कौन सा? ट्रायंगल का बेटा एक बड़ा ही विशेष, बड़ा ही यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है। वो होता है सर 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट। 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। जब 90 डिग्री की बात नहीं है, ये सबके लिए होता है कन्हैया, कोई 90 डिग्री का मामला नहीं है, हर एक ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है। अरे मैंने आपके सामने ये ट्रायंगल बनाया है, ये कोई 90 डिग्री थोड़ी है, पर इसमें भी तो हाइट होगी। अरे हाइट का मतलब होता है आप इसमें इस भुजा से सामने वाली भुजा पर बनाओ परपेंडिकुलर, लंब बनाओ बेटा, ये तो ये इस ट्रायंगल की हाइट है। जरा मुझे बताइए, इस लाइन बीसी के लिए, इस लाइन बीसी को अगर मैं बेस मानता हूं, बेस मानता हूं, तो बच्चों हाइट इसकी एच बन सकती है ना, हाइट इसकी एच बन सकती है ना, हाइट इसकी एच बन सकती है ना। हाँ, तो एक एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बन गया सर? एरिया ज्ञात करने का बन गया 1/2 गुणा बेस, अगर मैं बीसी मानता हूं तो हाइट मान लीजिए एडी, हाइट मान लीजिए एडी। थोड़ी वैल्यू लिखकर बताऊं, 1/2 गुणा बीसी का मतलब ए कर रखा है, हाइट का मतलब एच मान लूं क्या? हाइट का मतलब एच मान लूं क्या? हाइट का मतलब एच मान लूं क्या? अच्छा थोड़ी बात को और समझो, हमने अभी थोड़ी दूर पहले आपको जब साइन रूल साबित करवाया था बच्चे, जरा पन्ने पलट के बताऊं तुम्हें, जब मैंने साइन रूल करके बताया था, तो एच का मान मैं साइन बी गुणा में सी, या साइन बी गुणा में सी, या बच्चों इस प्रकार का साइन सी गुणा में बी कह सकता हूं क्या? कह सकता हूं क्या? हाँ, पर आपने कहा एच का मान तो मैं बी गुणा में साइन सी भी कह सकता हूं। सर मैं एच का मान सी गुणा में साइन बी ऐसा भी तो कह सकता हूं। सर ये एच के मान ही तो है, कोई अलग बात थोड़ी है। सर ये कोई अलग बात थोड़ी है, ये एच के मान ही तो है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं अपने क्वेश्चन में 1/2 गुणा एच गुणा एच की जगह बी साइन सी रख दूं, बी साइन सी, तो बच्चों अभी भी बात तो फॉर्मूले की चल रही है, अभी भी बात तो वही आ रही है ना। तो आपका एरिया का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया? 1/2 गुणा ए बी गुणा साइन सी। यही तो मैं कहना चाह रहा था, यही तो बात मैं कहना चाह रहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, स्केलन हो, विषम बाहु समद्विबाहु, सबके लिए काम बराबर है। हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है, हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है। देखो ये फॉर्मूला कहां से आया? पिछले वाले से आया। पिछले वाला मैंने पढ़ा ही नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। हर एक चीज को आपस में कनेक्ट करना है बच्चे, तब जाकर एडवांस मैथ को समझ पाओगे। तो आप मुझे बताइए, अभी कभी मैं आपसे फ्यूचर में आगे चलकर जब भी किसी क्लास में स्केलन ट्रायंगल के, विषम बाहु त्रिभुज के एरिया की बात करूं, एरिया की बात पूछूंगा, तो एरिया ज्ञात करने के आपको तरीके समझ में आ गए। आपने कहा सर देखो, अगर तीनों साइड पता है, अगर तीनों साइड पता है ना, तो हम लगाएंगे हीरो का फॉर्मूला, एस गुणा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन अगर मान लो कोई दो भुजाएं पता है, अगर मान लो कोई दो साइड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो हमें सर ये तरीका पता है, 1/2 ए बी साइन सी, या 1/2 बी सी साइन ए, 1/2 ए बी साइन सी। ये बात आपको समझ में आई? ये बातें हो सकता है बेटा आपको अभी 50% समझ में आए, लेकिन बाद में जब तुम खुद से इस क्लास को रिवाइज करोगे ना, कम से कम 2 बार और पढ़ना, जब नोट्स बनाओगे ना, खुद से लिखोगे अपने हाथ से, तो तुमको और अच्छे से क्लियरिटी होगी बच्चे, और अच्छे से ट्रांसपेरेंसी आएगी, तुम चीजों को आपस में खुद से कनेक्ट कर पाओगे। डन? चलिए अब दोस्तों मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। देखो तुम्हें पेपर में सवाल कैसे देगा, एक तुम्हें मैं एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए कि एग्जामिनर सवाल कैसे सेट करता है। प्री के एग्जाम में वो तुम्हें कैसे सवाल देगा। ये एक ट्राइंगल है एबीसी बच्चों, ये वाला एंगल मैंने आपको दे दिया 60 डिग्री का, ये वाला बच्चों मैंने आपको एंगल दे दिया 90, 120, 85। देखो हर एक एंगल को आपस में कनेक्ट करेंगे 75 डिग्री का। ये वाली साइड मैंने आपको दे दी है 8, ये वाली साइड मैंने आपको दे दी है 5, ये साइड पता नहीं है, और मैंने कहा भैया इस ट्राइंगल का एरिया बता दो। अब ये ट्राइंगल का बच्चों एरिया ज्ञात करना है। भैया एरिया ज्ञात करूं कैसे? एरिया ज्ञात करूं कैसे? मुझे तो एरिया के बारे में पता ही नहीं है। तीनों साइड पता होती तो मैं हीरोज का फॉर्मूला लगा देता, पर तीनों साइड तो पता नहीं है, तीनों साइड तो पता नहीं है, तो मैं लगाऊंगा अपना साइन वाला फॉर्मूला। लेकिन उसके लिए मुझे अगर ये दोनों साइड पता है ना, तो इनके बीच का एंगल भी चाहिए। इनके बीच का एंगल कहां से लाऊं सर? पता ही नहीं है। भैया ये 60 है, ये 75 है, तो क्या ये 45 बनेगा? हाँ सर, मेरा फॉर्मूला आ गया 1/2 गुणा 8 गुणा 5 गुणा साइन 45। साइन 45 का मान तुमने पढ़ा होगा 1/√2, 1/√2। सर आपके सवाल का उत्तर आ गया 10√2।
इतना जो भी मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया ऐसे। अब आपको पेपर में बेटा, पेपर में ये बातें ऐसे साबित थोड़ी करनी है कि तुम इस बेस गुणा हाइट को साबित करोगे, सर साइन रूल कैसे बनता है वो साबित करके बताओगे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। साइन रूल मैंने आपको प्रूव करके बताया, लेकिन पेपर में आपको ये बात लिखनी नहीं है, डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है। जितना बता रहा हूं उसका 50% पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे। अगर 50% भी पड़ जाए तो भी सफिशिएंट है बेटा। 100% का 100% नहीं भी पड़ता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस 50% पल्ले पड़ जाए ना, और उसके बाद जब तुम क्लास को दोबारा पढ़ोगे, दोबारा इसके नोट्स बनाओगे, तो सारी चीजें बढ़िया प्रकार से समझ में आएंगी। और मेरे को सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब कोई बच्चा आज की और कल की क्लास को नहीं पढ़कर पुरानी क्लास को पढ़ने बिना डायरेक्ट अगली क्लास पे आएगा। सुनो, एक बात को और समझते हैं, एक बच्चा कह रहा जी आपने इसको 10√2 कैसे लिख दिया। अरे मेरे नालायक भाई, तुझे ये पता होगा कि √2 गुणा √2 इसका मतलब 2 होता है। अगर मैं इस वाले 20 में थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं, 1/√2 था, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर ले भाई, ये वाला करके 2 बन गया, 2 से कटेगा 10 बार, ये 10√2 बन गया। और ऐसा भी नहीं कर सकता तो आप ये भी कह सकते हैं क्या सर साइन के प्लेस पे कोस कर सकते हैं। हाँ बेटा, मर्जी है आपकी। रितु बेटा tan कोस कोसेक सेक कुछ भी करो बेटा, पेपर में 4 ऑप्शन होंगे ना बेटा, A B C D, टिक जो भी करो बेटा, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपके सिराने गन लेके खड़ा होगा, तुमने गलत किया गोली मार देगा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं तुम साइन की बजाय इसको मानो tan 175, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है बेटा, आप फ्री होते हैं इसके लिए। आगे बात समझ में, सुनो। अभी ये 10√2 कैसे आया आपने कर लिया, 10√2 कैसे आया आपने कर लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सवाल कर लोगे। प्यारे बच्चों, हमें एक बात समझ में आ गई, स्केलन ट्रायंगल में अगर एग्जामिनर पेरीमीटर पूछेगा तो भी ज्ञात कर लोगे। स्केलन ट्रायंगल में अगर एग्जामिनर तुमसे उनका एरिया पूछेगा, एरिया, तुम एरिया ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले जानते हो। एरिया ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले जानते हो, कौन कौन से सर? तीनों साइड पता होंगी तो हीरोन्स का लगा लेंगे। तीनों साइड नहीं पता सर, कोई 2 साइड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो 1/2 साइड का मल्टीप्लाई गुणा में साइन एंगल जो भी है, साइन ए, साइन बी, साइन सी लगा देंगे, अपने सवाल का उत्तर आ जाएगा। इज इट फाइन, इज इट क्लियर, इज इट डन? जी हाँ, बहुत बढ़िया। अब समझो अगली बात, यह है बच्चों इन रेडियस, मैं आपको स्केलन ट्रायंगल के बारे में हर छोटी बड़ी बात बता रहा हूं, बस समझते रहना। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या का क्या मतलब होता है? अंतः त्रिज्या का मतलब क्या होता है? सुनिएगा प्यारे बच्चों, मेरे सामने मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये ट्रायंगल अपना स्केलन चल रहा है। ये ट्रायंगल कौन चल रहा है? अपना स्केलन। हम स्केलन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अभी आपको जितनी चीजें बता रहा हूं ना, सब स्केलन ट्रायंगल की चल रही हैं, सब उसी के बारे में चर्चा हो रही है। सर पहली बात तो आप ये समझो कि ये होता क्या है। सर जो मैं आपको आकृति बता रहा हूं ना, ये आकृति का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है सर, इसका आकृति का नाम है इन सर्किल, इन रेडियस। इन रेडियस क्या बनती है सर? सुनो बेटा, आपके पास एक ट्रायंगल था, उसके अंदर आपने एक सर्किल डाल दिया। अरे मूर्ख लोगों, एक बार शांत हो जाओ। P + B - h/2, अब स्केलन ट्रायंगल है, इसमें कहां परपेंडिकुलर है, इसमें कहां हाइपोटेनियस है? बेटा अल्प ज्ञान होता है खतरनाक। स्केलन ट्रायंगल बेटा जो इसकी अंतः त्रिज्या है ना, इन रेडियस है, ये फॉर्मूला बता रहा हूं यूनिवर्सल, सब में काम करेगा। सब में अंतः त्रिज्या तुम्हें कभी ज्ञात, इस पे सवाल बनते हैं डायरेक्ट बच्चे। अंतः त्रिज्या ज्ञात करनी होना तो आप करना जी एरिया ऑफ ट्रायंगल बटा में सेमी पेरीमीटर। सर सेमी पेरीमीटर क्या होता है? एस A + B + C का हाफ जानते हैं ना। ट्रायंगल का एरिया बटा में सेमी पेरीमीटर। बेटा शॉर्ट में बताऊं ना, इन रेडियस को डिनोट करते हैं स्मॉल r से, एरिया को करते हैं बेटा ट्रायंगल से, ये एरिया का सिंबल है, और स्मॉल s का मतलब सेमी पेरीमीटर है। ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप याद करना बच्चे कि इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्षेत्रफल, सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप। ये बात आपने लिख ली, ये बात आपने पढ़ ली, पर कैसे? अब ये बात समझो बेटा। और ये फॉर्मूला केवल स्केलन के लिए नहीं है, ये बच्चों ये यूनिवर्सल है। कोई भी ट्रायंगल कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, ये सब में काम करेगा बच्चों, ये सब में काम करेगा। हर एक ट्रायंगल के लिए बात आपकी यूनिवर्सल फैक्ट है। और जो कहानियां मैं आज बता रहा हूं ना, ये मेंसुरेशन की नींव रखी जा रही है
अब जिसकी नींव कमजोर रह गई वो बिल्डिंग गिरनी है बच्चों एक दिन। सुनो बच्चों, अंदर तुम्हारे एक सर्किल है ना। मैंने जो ये पॉइंट बनाया है एक, तुम समझोगे ये इस पॉइंट का सर्किल है, इस पॉइंट का केंद्र है, सेंटर है, इस पॉइंट का केंद्र सेंटर है बच्चों। अच्छा यहां मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं भाई, मैंने अगर दोस्तों इस रेडियस को, इस बीसी, ये बीसी इस सर्किल की स्पर्श रेखा बन गई क्या, टेंजेंट बन गई क्या? अरे क्या ये इसकी स्पर्श रेखा एक टेंजेंट बन गई क्या? तुम गौर से देखो ना, बीसी सर्किल को टच करते हुए जा रही है तो सर टेंजेंट है। शायद आगे आप सर्किल में बात पढ़ लोगे कि अगर रेडियस से आप स्पर्श रेखा को मिलाओगे ना तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है बच्चों। ये हमेशा एक परपेंडिकुलर बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। सर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनेगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनेगा। क्या तीनों एंगल 90-90 डिग्री के बनते हैं क्या? क्या तीनों एंगल 90-90 डिग्री के बनते हैं क्या? 90 डिग्री के कोणों के बारे में आप लोग जानते हैं? अच्छा अगर मैं थोड़ा सा अपने सवाल पे दिमाग लगा दूं बेटा, देखो थोड़ी सी मैं अपनी चीज को बताऊं तुम्हें बेटा समझाने के लिए। देखो मेरा मकसद क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा प्रयास क्या है, मैं तुम्हें चीजें समझाना चाह रहा हूं। तो उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें कष्ट करना पड़ेगा बच्चों। यहां से मैंने क्या करा, इस पॉइंट को मिलाया, इस पॉइंट को मिलाया और इस पॉइंट को मिलाया। अब तुम एक बात देख पा रहे हो बच्चे, ये ओ मान लो सर, ये वाली व्हाइट वाली ना, ये भी रेडियस थी सर्किल की, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है बच्चों। तुम एक बात समझ पाओगे क्या? इसका नाम मैं डी ई एफ दे देता हूं। अपने पास ट्रायंगल में 3 पार्ट हो गए हैं, अपने ट्रायंगल के 3 भाग हो गए हैं। जो बड़ा ट्रायंगल एबीसी था ना, ट्रायंगल एबीसी था ना, इसके 3 पार्ट हो गए हैं, इसके 3 भाग हो गए हैं। एक ट्रायंगल बन गया ए ओ सी, एक बी ओ सी, एक ए ओ बी, ये बन गया क्या? 3 भाग हो गए। यानी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल एओसी का एरिया, ट्रायंगल बीओसी का एरिया और ट्रायंगल सीओए का एरिया जोड़, सॉरी बीओसी और बीएओबी को जोड़कर आएगा क्या? क्या बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया, क्या बच्चों तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल को जोड़कर आएगा क्या? ठीक है। अच्छा ट्रायंगल एबीसी की एरिया की बात करो बराबर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको समझाने के लिए, सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए ट्रायंगल एओसी की बात कर रहा हूं। एओसी, तुम ट्रायंगल एओसी को गौर से देखो ना। अरे इसका एरिया क्या बनेगा, इसका एरिया क्या बनेगा? सर इसका एरिया बनेगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अरे 1/2 गुना आधार, आधार इसका एसी है और ऊंचाई, ऊंचाई तो इसकी ये आ रही है ना बेटा। अरे ऊंचाई तो इसकी आ रही है ना, जो इसके परपेंडिकुलर है, ये तो ऊंचाई होती है, ये तो ऊंचाई होती है। वैसे ही मुझे आप सब बताओ, वैसे ही मुझे आप सब बताओ, बीओसी, बीओसी पर बेटा क्या मानोगे? बीओसी पर क्या मानोगे? बीओसी, अरे बीओसी का जो एरिया है 1/2 गुना बीसी गुना आर बनेगा। सर बीसी इसका बेस है, इसके लिए आधार बीसी बेस बन रहा है और ऊंचाई तो इसकी आर ही चल रही है सर, ऊंचाई तो सेम चल रही है। यहां दोस्तों में 1/2 गुना आधार बनेगा ए बी गुणा में आर बनेगा दोस्तों। वेरी गुड सर, नाउ आई कैन से ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है ना बराबर आर, इनमें से अगर कॉमन ले लूंगा बच्चे, अंदर बनेगा एसी प्लस बीसी प्लस ए बी बटा में 2। और जो ये चीज है, ये चीज है बच्चों, ये चीज है, ये कहीं ना कहीं तुम्हें सेमी पेरीमीटर दिख रहा है। अरे पेरीमीटर का हाफ ही तो है ये, एसी प्लस बीसी प्लस ए बी क्या होता है? पेरीमीटर बटा में 2 कर दिया, सेमी पेरीमीटर। तो आपने कहा गुरुजी यहां से मैं आर ज्ञात करूंगा ना, तो आर का मतलब होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में ये चीज बच्चों एस, एस बन गया सेमी पेरीमीटर, तो मैंने एस लिख दिया। ये आपके सामने इन रेडियस ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। ये हमने फॉर्मूला रटा नहीं है भाई साहब, आपको पेपर में तो याद करना है। जब तुम क्लास को 2 बार पढ़ोगे, जब तुम अच्छे से इस पे टेक्निकल काम करोगे, तो ये बातें माइंड में आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि फॉर्मूला कैसे बनता है। और मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये यूनिवर्सल है। आप कोई और फॉर्मूला भूल जाओ, आपको कोई और फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा, पर ये चीज तो बेटा आपकी समझ में हमेशा आएगी, ये बात तो आपके दिमाग में हमेशा आएगी। अरे नीचे में एस कैसे आया? अरे अमन बेटा थोड़ी सी बुद्धि तो लगा ले यार, है तेरे को इतना नहीं पता? अगर एक्स बराबर वाई गुना जेड है, मैंने y बराबर x बटा z लिख दिया, तो कहने लगा ये बटा में कैसे कर दिया तुमने? बस थोड़ी सी बुद्धि तो लगा ले यार, है इतना एकदम ही कचरा दिमाग भरा है क्या? ट्रायंगल एबीसी का एरिया बराबर, मैं यहां पे r गुना s लिखूंगा, ये s क्या है? सेमी पेरीमीटर। इस s को इसके बटा में ले जाओगे तो यही तो बनेगा, बटा में यही तो बनेगा।
ठीक प्रकार से बात को समझ पा रहे हो? अभी हम स्केलन ट्रायंगल को निचोड़ रहे हैं, पूरा स्केलन ट्रायंगल को निचोड़ रहे हैं। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल कैसे बनता है, स्केलन ट्रायंगल की बातें क्या होती हैं, उस पर पेरीमीटर आएगा तो भी कर लेंगे, एरिया आएगा तो भी कर लेंगे, अगर उसकी इन रेडियस का मतलब अंतः त्रिज्या आएगी तो भी सवाल कर पाओगे। इतनी बात क्लियर है बच्चों? चलो इस बात को लिखो, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और जो बच्चे बेटा क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं ना बीच बीच में, उनसे मेरा निवेदन है, क्लास को बेटा स्टार्टिंग से ज्वाइन किया करो, स्टार्टिंग से ज्वाइन किया करो, तभी जाकर बात समझ में आएगी। ऐसे बीच बीच में कमेंट करके बातें समझ में नहीं आती है। चलिए 5 मिनट के बाद मिलते हैं, तब आगे बात करेंगे। वेलकम बैक। बेटा आपने इन रेडियस को साबित करना सीख लिया? कभी इन रेडियस की बात करोगे, इन रेडियस कैसे बनती है, इन रेडियस कैसे काउंट होती है, पेपर में ये बातें साबित नहीं करनी होती। पेपर में आपको तरीका पता है कि ट्रायंगल का एरिया करेंगे, बटा में सेमी पेरीमीटर करेंगे, तो हमें इसका पूरी जानकारी मिल जाएगी। राजन भैया एक नहीं बहुत सवाल मिलेंगे बेटा, अभी थ्योरम पढ़ लो सारी, पहले थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद सवाल मिलेंगे बेटा, सवाल ढेरों मिलेंगे, बस एक बात समझ लो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगली बात आती है जिसका नाम है सरकम रेडियस।
इस क्लास को तुम्हें कम से कम 2 बार पढ़ना है। इस क्लास को तुम्हें कम से कम 2 बार पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों, हर हाल में पढ़ना है, मन करे तब भी, ना करे तब भी। सर्कम रेडियस बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं परित्रिज्या। परित्रिज्या का मतलब इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ये क्या होता है सर? ये बच्चों अगर एक ट्रायंगल के बाहर सर्किल बनाओगे, ट्रायंगल के एक बाहर सर्किल बनाओगे जो उसके तीनों वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है, वर्टेक्स से मतलब तीनों शीर्षों से गुजर रहा है, तो उसका नाम होगा सर्कम रेडियस बच्चों, उसका नाम होगा सर्कम रेडियस। हम सब चीजें स्केलन ट्रायंगल की पढ़ रहे हैं, हम सब चीजें स्केलन ट्रायंगल की पढ़ रहे हैं। ये देखो, देखो बेटा, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया एबीसी। आप देखोगे कि इसके तीनों शीर्ष ना, तीनों इसके जो पॉइंट हैं, तीनों इसके पॉइंट हैं, ये इस सर्किल की परिधि पर मौजूद हैं। ये इस सर्किल की परिधि पर मौजूद हैं, यानी इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पे अवेलेबल है। तो बेटा इस बाहर वाले सर्किल की रेडियस, यहां पर मैं केंद्र ओ मान लेता हूं एक बार के लिए। तो आप मुझे बताओ बेटा, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ये दूरी आपकी आर होती है, या मैं इस दूरी की बात करूंगा, ये भी दूरी आर होगी क्या बच्चों? इनको आर से बोल दूं, आर। हाँ सर, आर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है तीनों साइड का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए गुणा बी गुणा सी बटा में 4 गुणा ट्रायंगल का एरिया। जो मैं ट्रायंगल का साइन बना रहा हूं ना, जो ट्रायंगल का साइन बना रहा हूं, ये उसके एरिया को बता रहा है। एरिया ट्रायंगल का साइन होता है ना, ट्रायंगल के एरिया का संकेतक है। आप शॉर्ट में ये बात लिख लेना, बार बार लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके बढ़िया मैं ट्रायंगल लिख रहा हूं, तो ये ट्रायंगल के एरिया का मतलब होता है, बात समझ लेना आप। अच्छा सर ठीक है, हमने ये बात लिख ली सर, हमने ये बात लिख ली, पर इस बात को भी साबित कर सकते हैं क्या? क्या इस बात को भी प्रूव करने का पॉइंट है क्या? हाँ बच्चों, इस बात को भी प्रूव करने का पॉइंट है। देखो थोड़ी बहुत ज्योमेट्री भी आपके काम आएगी, अभी इनको आप पढ़ते जाओ, जब बाद में ज्योमेट्री भी पढ़ लोगे ना, आप ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ लोगे ना, तो सब चीजों को आपस में कनेक्ट कर पाओगे, सारी बातों के कॉन्सेप्ट तुम्हें मिल जाएंगे, सारी बातों के कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे बच्चों। यहां समझो, ये वाला एंगल बच्चों ए है, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ए। बच्चों कभी भी वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है ना, वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये पूरा कोण बताओ, पूरा कोण 2a बनेगा, 2a। अगर मैं इस पूरे कोण का नाम दूंगा, ये पूरा कोण 2a बनेगा। हाँ सर, अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर बना दूं, एंगल का बाइसेक्टर, तो ये जाकर सामने वाली जीवा को पूरे 2 इक्वल पार्ट में तोड़ेगा और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्री। सुनो, ये 2a था, 2a था बेटा, पूरा एंगल 2 पार्ट कर दिए, तो ए और ए में टूट गया, ए और ए में टूट गया। सर नीचे वाले में मैंने इस लाइन को मिलाया डी तक, सुनिएगा, डी तक मिलाया। तो आप मुझे बताना, अगर इस पूरी लाइन का मेजरमेंट ए था, तो इतना पार्ट भी a/2, इतना पार्ट भी a/2 हो गया। आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल, इतना पार्ट भी a/2, इतना पार्ट भी a/2 हो गया। अच्छा एक बार के लिए ना, एक बार के लिए आप लोग ट्रायंगल BOD को फोकस करो, BOD। जहां पे मैंने BOD लिखा है, तुम नाम देख पा रहे हो अपने कॉपी में, अपने सिस्टम पे, अपने जुगाड़ पे? देखो बेटा, BOD मैंने कहां बनाया? ये वाला ट्रायंगल। क्या बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं साइन ए की बात करता हूं, साइन ए, साइन का मतलब बच्चों आप जानते हैं, साइन ए, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, साइन ए। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? ये एंगल का मान बच्चे बच्चे को पता है सर, ये वाला एंगल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का मतलब इसके लिए BD परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस इसके लिए सर BO है, ये BO इसके लिए हाइपोटेनियस है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, BD का मेजरमेंट तो आपने a/2 दे रखा है, BO का मेजरमेंट आपने r दे रखा है, तो इसको मैं a/2r कह सकता हूं क्या? a/2r कह सकता हूं क्या? सर साइन ए का जो मतलब है, सर साइन ए का जो मीनिंग है वो a/2r आ गया। साइन ए का मतलब 2r, a/2r। यहां से अगर मैं 2r पूछूं कितना आएगा, तो आप कहना सर a/sin a। क्या a/sin a के बराबर आएगा? आप लोगों ने बच्चों एक पढ़ा था साइन रूल। साइन रूल के अंदर क्या होता है? a/sin a बराबर होता है b/sin b बराबर होता है c/sin c। ये चीज एक कांस्टेंट होती है, तीनों बातें बराबर होती हैं, तो बराबर क्या ये 2r के इक्वल आ रहा है? a/sin b, a/sin a, b/sin b और c/sin c, सही तीनों चीजें 2r के बराबर आएंगी। क्या बच्चों ये बात 2r के बराबर आएगी क्या? अरे यार कीबोर्ड पर डल गया। ठीक है,
कोई बात नहीं, इतनी बात तुमको समझ में आ गई, इतनी बात का तुम्हें आइडिया पड़ गया, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक छोटी सी बात और बताओ, ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने का तुमने एक फॉर्मूला किया था, क्या किया था? 1/2 गुणा ए गुणा बी गुणा में साइन सी कह सकते हो। अरे बोलते जाओ बोलते जाओ। ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला आपने किया था ए गुणा बी गुणा साइन सी भी तो किया था। हाँ सर किया तो था, याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा यहां से मुझे एक बात और बताओ, ट्रायंगल का एरिया 1/2 गुणा ए बी को रहने दो अपनी जगह पे। इस साइन सी का मतलब C/2R कह सकता हूं मैं, अगर अपनी मर्जी से चीजों को बनाऊं बेटा, अपनी बात से बताऊं, इस साइन सी का मतलब C/2R कह सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा यहां से एक बात और बताओ, ट्रायंगल का एरिया जो होगा बराबर, ऊपर बन गया ABC, नीचे में 4 गुणा R आ गया, 2 दूनी 4, 4R आ गया। पर मेरे को तो कैपिटल R ज्ञात करना है, मेरे को तो कैपिटल R ज्ञात करना है। इसे मैं ABC/4 डेल्टा कह सकता हूं क्या, यानी 4 गुना ट्रायंगल का एरिया कह सकता हूं क्या? ये बच्चों मैं घूम फिर के अपने इस फॉर्मूले पे आ चुका हूं, जो मुझे चाहिए था वो मैंने साबित कर दिया। आप देखो, आपको वो याद करना है, आपको ये याद करना है बच्चे, आपको पेपर में एग्जामिनर को साबित करके नहीं बताना है, बस तुम्हें पता होना चाहिए। आपको फाइनल रिजल्ट को नोटिस करना है, आपको फाइनल रिजल्ट को देखना है। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात तुम लोगों ने कर ली है? प्रगति बेटा अभी भी कंफ्यूज हो ना बेटा, फिर इससे ज्यादा डेप्थ बेटा मिल नहीं पाएगी तुम्हें बेटा, इससे ज्यादा डिटेल में काम कर नहीं पाओगे और तुम्हें इस चीज का कोई इलाज मिलेगा नहीं बेटा। तो कह रहे ना सर समझ में नहीं आ रहा, अब तो कोई इलाज भी नहीं है बेटा बात का। फिर नहीं बेटा, फॉर्मूला कैसे बना तुम्हें पता नहीं है, इसको समझना जरूरी है। अगर आप एडवांस मैथ करना चाहते हो ना बेटा, तो आपको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर होनी चाहिए। बाकी तो आपको पेपर में तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको इनके बारे में अगर तरीके नहीं पता, कल को एग्जाम में थोड़ा बहुत सवाल अगर नए प्रकार का बन जाता है तो आप जुगाड़ कर नहीं पाओगे बेटा। तो अब शॉर्ट में आपको मैं उस सारी चीज को रिवाइज करके बता रहा हूं जो आपने अब तक पढ़ा है दोस्तों। स्केलन ट्रायंगल के बारे में मैं सब चीजें आपको बता रहा हूं। मिट्टू बेटा शांति रख, थोड़ा सुकून रख, मुझे पता है तुझे क्या बताना है क्या नहीं बताना, सब मैं जानता हूं, बस तुम देखते जाओ। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने भुजा सी। स्केलन ट्रायंगल में बच्चों अगर तुम्हें कभी पेरीमीटर यानी पी ज्ञात करना हो तो ये होता है a + b + c। अगर सेमी पेरीमीटर ज्ञात करना हो तो ये होता है बच्चों a + b + c बटा में 2। दो बातें पता है तुम्हें। एरिया ज्ञात करने के लिए बच्चों, एरिया को मैं ट्रायंगल से बताऊंगा, ये एक साइन होता है एरिया का। हेरोन्स का फॉर्मूला होता है बच्चे s गुणा s - a, s - b और s - c। ये होता है एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला। प्यारे बच्चों ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि एरिया ज्ञात करने के फॉर्मूले और भी होते हैं, लाइक 1/2 गुणा BC गुणा में साइन A, 1/2 गुणा में AB गुणा में साइन C और 1/2 गुणा में AC गुणा में साइन B। जो तुम्हें दो भुजाएं पता है और उनके बीच का कोण पता है तो भी ज्ञात कर सकते हो। सर अगर कभी आपको इन रेडियस ज्ञात करनी हो, इन रेडियस का मतलब मैं जब छोटा r लिखूंगा ना, छोटा r तो अंदर की रेडियस मतलब इन रेडियस की बात हो रही है। जब छोटे वाला r लिखूंगा तो समझ लेना ये इन रेडियस की बात हो रही है। बार बार इसको ऐसे लिखकर साबित करने का यूज नहीं करेंगे, इसको हम बार बार ऐसे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आप ये बात समझ लेना, ये ट्रायंगल का एरिया बटा में s होता है। s का मतलब सेमी पेरीमीटर। कैपिटल R लिखूंगा तो बच्चों ये ABC/4 ट्रायंगल का एरिया होता है। ये जो आपने पढ़ा अब तक उसकी थ्योरी का एक कंक्लूजन है। हालांकि मैंने आपको एक एक फॉर्मूला साबित करके बताया है, फिर भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इज इट फाइन? चलिए अब दोस्तों इसके आगे की एक बात करते हैं। सुनिएगा, ये अब अगला पॉइंट है, अगली जानकारी है, अगला पॉइंट है, इसको और ध्यान से समझना। मेरे सामने बच्चों एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल कैसा है? स्केलन ट्रायंगल है। एडवांस मैथ पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों में बड़ा मजा आता है। A, B और C ये ट्रायंगल है बच्चों। एक मुझे सिंपल सी बात बताना, आप भुजाओं के नाम तो जानते ही, इस भुजा का नाम A है, इस भुजा का नाम B है, इस भुजा का नाम C है। बच्चों अगर मैं इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पर एक बना दूं परपेंडिकुलर ऐसा, तो क्या इसको मैं H1 नाम दे सकता हूं? H1। आप कहना सर ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें याद हो गया, 1/2 गुणा बेस का मतलब A और गुणा में H1 आएगा, ये बात सही है क्या? सर एक जानकारी और सीखते हैं। मैंने बच्चों इस लाइन से भी एक बना दिया परपेंडिकुलर। मान लेना एक लाइन से मैंने यहां बना दिया एक परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग
बेटा इस लंब के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल का एरिया बनेगा वो 1/2 गुना बेस का मतलब b ले लिया अब की बार, और हाइट को h2 मान लूं क्या। और तीसरी बात बच्चों एक और समझ लेना, मैंने क्या करा बच्चों, इस पॉइंट से यहां तक जाकर h3 मान लिया। तो यहां से मैं एक बात और कह सकता हूं, सर एरिया ज्ञात करना होना, तो आप एरिया को 1/2 गुना c गुना h3 कह सकते हो। अरे ये तीनों चीजें एक ही ट्रायंगल के बारे में तो हैं, ये भी एरिया उसी ट्रायंगल का है, ये भी उसी ट्रायंगल का है, ये भी उसी ट्रायंगल का है, तो इसको मतलब ये तीनों बातें आपस में बराबर ही तो हैं। सर ये तीनों चीजें अगर आपस में बराबर हैं तो मैं ये कह सकता हूं क्या a गुना h1 बराबर होगा 1/2 गुना b गुना h2। ये तुम्हारी अर्थमेटिक काम आ गई। अब c गुना h3, प्यारे बच्चों ये ट्रायंगल के एरिया को डिनोट कर रहा है, और ट्रायंगल का एरिया तो कांस्टेंट है, फिक्स है, मतलब वो जो भी वैल्यू है बच्चे वो कांस्टेंट ही होगी। अच्छा a गुना h1 बराबर होगा b गुना h2 c गुना h3। प्यारे बच्चों ये चीज भी तो कांस्टेंट है, अरे ये चीज भी तो कांस्टेंट है। आप कांस्टेंट मानकर 2 से गुणा करोगे कांस्टेंट ही आएगा। मान लो ट्रायंगल का एरिया 50 था, 2 गुणा कर दिया 100 आ गया, तो क्या फर्क पड़ गया, है तो कांस्टेंट ही। अच्छा अगर 2 नंबर का गुणा बराबर आ रहा है तो आप ये कह सकते हो क्या, सर ए बी सी का जो रेशो बनेगा ना वो 1/h1 1/h2 और 1/h3 के बराबर बनेगा। दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक। अगर कोई दो संख्याएं बच्चों, अगर कोई दो संख्याएं इस प्रकार मल्टीप्लाई में बराबर आती हैं तो आपने एक बात और ज्ञात कर ली। क्या बात ज्ञात कर ली, इनवर्सली कैसे हो गया। अरे नालायक बात को समझ ले रहे भाई, अगर 5x बराबर 6y है, 5x बराबर 6y है तो तू x अनुपात y को 6/5 नहीं कह सकता। यानी मैं इस बात को ऐसा लिखना चाहूंगा फ्रैक्शन में, तो क्या लिख नहीं पाएगा क्या। स्कूलिंग थोड़ी पढ़ के आता बेटा, थोड़ा बहुत पढ़ के आता, आपको बेसिक बातें नहीं आती कोई बात नहीं, पर थोड़ा बहुत काम तो आता ही है। a h1 b h2 c h3 कांस्टेंट है, तो a b c का मतलब हो गया 1/h1 1/h2 1/h3। क्लियर है। अब सुनो, अब मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं कि आपने जो ये कंक्लूजन निकाला है ये तुम्हें क्या बता रहा है पता है, कि किसी भी ट्रायंगल में भुजाओं का रेशो, किसी भी ट्रायंगल का मतलब कोई भी, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल हो, ऐसे कुछ भी हो, हर एक ट्रायंगल में ए बी सी का रेशो 1/h1 1/h2 1/h3 मतलब उनकी एल्टीट्यूड्स, उनकी हाइट के रेशो के इनवर्स में आता है बच्चों, इनवर्स में आता है। ये उनकी हाइट के रेशो के इनवर्स में आता है। इस बात का पेपर में सवाल कैसे बनेंगे। सर सवाल बनाने के लिए ना वो तुम्हें क्या करेंगे, पेपर में ना एक बोलेंगे एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट का रेशो दे दिया 2 3 4, और उस ट्रायंगल का आपको दे देगा पेरीमीटर, और उस ट्रायंगल का दे देगा पेरीमीटर, आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर दे देगा, और उसके बाद वो एरिया पूछ सकता है, कुछ और पूछ सकता है, वो बात की बात है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर एल्टीट्यूड का रेशो ये है तो आप साइड का रेशो ऐसे निकालोगे क्या, सर 1/2 1/3 1/4 मतलब कि 12 गुणा करके 6 4 3। अब मान लो इसका पेरीमीटर था 52, मान लो पेरीमीटर था 52, तो 13 का 4 गुना है, सर ये 24 हो गया, सर ये 16 हो गया, और ये 12 हो गया। ऐसे करके आप साइड ज्ञात कर लोगे, ऐसे करके साइड ज्ञात कर लोगे ना, ये उसकी साइड ज्ञात करने का सवाल बन जाता है। क्या तुम्हें बात समझ में आई। एल्टीट्यूड का रेशो उनकी हाइट के रेशो के, एल्टीट्यूड का रेशो उनकी हाइट के रेशो के इनवर्स में होता है। ये बात आप लोग काउंट कर सकते हैं। ये पूरी थ्योरी स्केलन ट्रायंगल की चल रही है, और स्केलन के साथ साथ बच्चों मैं कह सकता हूं ये यूनिवर्सल ट्रायंगल की बात हो रही है, यानी हर एक ट्रायंगल पे ये बात आपकी सटीक बनती है, हर एक ट्रायंगल पे कहानी बनती है। इतनी बात को आपने स्पष्ट तरीके में समझ लिया, इतनी बात को आपने प्रॉपर तरीके में दिमाग लगा लिया, और ये बात आपको ठीक ठाक से पल्ले पड़ भी गई होगी। चलो एक मुझे आवश्यक सी बात मुझे और बता दो बेटा, अब हम आगे ना ट्रायंगल के टाइप्स की बात करेंगे। देखो स्केलन ट्रायंगल भी एक टाइप ही होता है, जो आपने पढ़ लिया, स्केलन ट्रायंगल की बात तो आपने समझ ली, स्केलन ट्रायंगल की बात तो आपने कर ली। अब मैं जो अगला ट्रायंगल आपको बताऊंगा बेटा वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैं कहता हूं भाई साहब पूरी मेंसुरेशन के ट्रायंगल के पार्ट में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ही है। हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अच्छा बेटा 6:30 बजे कोई आपकी दूसरी क्लास है क्या, अगर नहीं है तो क्या मैं क्लास को 10 मिनट एक्सटेंड कर दूं, क्योंकि बेटा थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा ढंग से पढ़ लें कोर्स आपका, मुझे लास्ट में कोई कटिंग नहीं करनी पड़े कोर्स में, तो पूरे घंटे आपके पूरे इसी तरीके में चलें
तो 10 मिनट की क्लास मैंने एक्सटेंड कर दी है, हम 1 घंटा 40 मिनट पढ़ेंगे आज की क्लास को, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, क्या होता है ये? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल वो है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये दोस्तों बड़ा ही नाप तोल के बनाया गया एक बड़ा ही सुंदर सा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की है। अगर देखो मैं इस साइड को ए, इस साइड को बी, इसको एंगल को सी मान रहा हूं, क्या बच्चों ये साइड भी ए मान लूं, ये साइड भी ए मान लूं, ये साइड भी ए मान लूं, ये तीनों साइड बराबर ही तो हैं, तो आप चाहे एक्स मान लो चाहे ए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा एक ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हैं तो क्या तीनों कोण भी बराबर ही होंगे बेटा? सर ये 60 60 60 है तो जाहिर सी बात है ये 60 60 60 ही बनेगा। प्यारे बच्चों आपको अगर इस ट्रायंगल में पेरीमीटर यानी कि परिमाप ज्ञात करना हो तो परिमाप कैसे ज्ञात करोगे? आपने कहा सर तीनों साइड को जोड़ेंगे a प्लस a बनेगा, क्या तुम इसको 3a कह सकते हो? सम ऑफ ऑल साइड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना है। सर एरिया ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए फॉर्मूला। हालांकि फॉर्मूला बच्चे याद कर लिया करते हैं, पर मैं तुम्हें डायरेक्ट सिखाऊंगा तरीका कि कैसे हमने इसको फॉर्मूले को बनाया। मैं तुम्हें एक भी फॉर्मूला बेटा रटने को नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उसकी समझ पैदा करवाऊंगा कि चीजों को आप लोग समझ लें ताकि आपको ये कहानी पता लग जाए। ये बेटा एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा में ए स्क्वायर, √3/4 गुणा में ए स्क्वायर। ये क्या है सर? सुनो आपने इसमें बच्चों मिलाई एक हाइट। देखो जब ये एंगल राइट एंगल है ना बच्चे, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा ना वो सामने वाली भुजा के 2 इक्वल पार्ट भी करेगा। वो बेटा इसमें हाइट जो है ना इसकी ये वाली, ये एंगल का बाइसेक्टर भी करेगी, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। क्या मुझे बताओ ये एक आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? आपने कहा जी हाँ सर बन गया, बिल्कुल बन गया। मैं एक बार ट्रायंगल एबीडी की बात कर रहा हूं, एबीडी। एबीडी कहां है देख पा रहे हो? इन ट्रायंगल एबीडी बच्चों, एबीडी में साइन की बात कर रहा हूं, साइन 60। साइन 60 क्या होता है? इस साइन 60 का मतलब क्या होता है? सर ये होता है परपेंडिकुलर यानी कि हाइट बटा में हाइपोटेनियस यानी कि ए। सर ये h बटा ए होगा। साइन 60 का मतलब शायद आप बच्चों को पता होगा √3/2, नहीं तो बेटा मैं आपको आगे चलकर टेबल लिखवाऊंगा, जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो मैं सब टेबल मान लिखवाऊंगा तुम्हें, साइन 30 60 90 सब मान बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है। हो गया? यहां से अगर h ज्ञात करना हो, h ज्ञात करना हो, क्या √3/2 गुणा a कह सकते हैं? ये भी आपके लिए एक नया फॉर्मूला आ गया। सर ये फॉर्मूला क्या आ गया? ये होता है जी ट्रायंगल की हाइट। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कैसे ज्ञात करते हैं? तो आप कहना सर √3/2 गुणा a कर लेते हैं। a का मतलब साइड, a का मतलब क्या है? साइड। a का मतलब उस ट्रायंगल की भुजा। सर ट्रायंगल का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं? देखो एरिया होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बच्चों आधार का नाम तो a ही है ना, आधार का नाम तो a ही है ना, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है √3/2 गुणा a। तो अगर मैं इनका गुणा करूंगा तो √3/4 a स्क्वायर आ गया, √3/4 a स्क्वायर आ गया ना। तो वैसे तो आपने ये फॉर्मूला याद कर लेना है, वैसे तो फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, पर मैं ये फॉर्मूले तक कैसे आया, ये फॉर्मूले को मैंने कैसे बताया, रटा नहीं है, समझाया बच्चे, समझाया है। और आप जब घर पे नोट करो ना तो खुद दिमाग लगाना कि 60 हो गया, 30 हो गया, 90 हो गया, ये एंगल यहां बन गया, ये एंगल यहां बन गया, ये इतना मान आ गया, हाइट ये होगी, ऐसे कर लिया आपने, कर लिया, बहुत जबरदस्त। आगे सुनो, आगे सुनो बच्चे, आगे मैं बात कर रहा हूं। देखो मैं अब जितनी बातें बताऊंगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात चल रही है, मैं कोई तीसरे एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बच्चे। ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए साइड है, तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हैं दोस्त। इसका आपने पेरीमीटर ज्ञात किया, पेरीमीटर क्या आया? 3a। सर आपने इसकी हाइट ज्ञात करी, हाइट ज्ञात कितनी करी? √3/2a। सर आपने इसका एरिया ज्ञात करा, एरिया कितना आया? √3/4 a स्क्वायर। सीजीएल 2022 के पेपर में भर भर के सवाल आए थे, राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट दे दी, तुमसे एरिया पूछ लिया, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दे दी, सॉरी माफ कीजिए, राइट एंगल नहीं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल की साइड दे दी, एरिया पूछ लिया। प्रीवियस ईयर उठाओगे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कितने सवाल इस पर बन रहे हैं। सुनो सुनो बेटा, क्या होता है ना, आपने कहा सर इसकी भी तो इन रेडियस बनती होगी, आर का मतलब समझ रहे हो? इन रेडियस। अपनी कॉपी में पूरा लिखना, मैं तो यहां तुम्हें बता रहा हूं, समझा रहा हूं, अपने नोट्स में इसको ऐसे लिखना, इन रेडियस ब्रैकेट में आर। हिंदी वाले बच्चे अंतः त्रिज्या बटा में आर। सर अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा? देखो फॉर्मूला तो आपने याद कर रखा होगा, बच्चों ने रट भी रखा होगा, है ना, लेकिन मैं तुम्हें रटावानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं फॉर्मूला कैसे आया। होता तो a/2√3 है, होता तो ये है, पर तुमको ये रटना नहीं है। तुम मुझे बताओ, तुमने जब स्केलन ट्रायंगल की बात की थी बच्चे, तुमने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला पढ़ा था, तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था बच्चे को याद है? किसी बच्चे को याद है? आपने किया था ट्रायंगल का एरिया बटा में s, ये किया था, याद है?
अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 गुणा में ए स्क्वायर, और एस सेमी पेरीमीटर क्या बच्चों, ये 3a/2 होगा। थोड़ा सा इसको मैं आसान लिख रहा हूं बेटा, देखो ये √3/4 ए स्क्वायर है, और जब ये जानकारी पलट के ऊपर जाएगी तो 2/3a बन जाएगी। ये बात तुम्हें पता लग जाएगी। आपने कहा थोड़ी कटिंग वटिंग कर लेते हैं इसको। देखो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, एक बार ए से ए कट जाएगा, √3 से ये √3 कट जाएगा, कहानी घुमा फिरा के वहीं आ गई ना बेटा, a/2√3। अब क्या होता है ना, हमें पेपर में बार बार ये काम ना करना पड़े, हमें पेपर में बार बार ये रिसर्च नहीं करनी पड़े, इसलिए हम डायरेक्ट इसको याद करके चल जाते हैं कि इन रेडियस का फॉर्मूला a/2√3 आ गया, हेंस प्रूव्ड। जी हाँ सर, सरकम रेडियस भी तो बताई थी आपने। सरकम रेडियस के लिए कहा था आपने a/√3 फॉर्मूला होता है, और कैसे होता है सर पता ही नहीं चला। पता चलेगा ना, तुम्हें पता है मैंने बताया था तीनों साइड का आपस में मल्टीप्लाई करके बटा में 4 गुना एरिया करना। आपने कहा जी हाँ सर, तो तीनों साइड का मतलब a गुणा a गुणा a तो है सर, 4 गुना एरिया का मतलब √3/4 गुणा में a स्क्वायर तो होता है। एरिया का फॉर्मूला ये तो होता है, याद कर लिया हमने। a स्क्वायर से 2 बार a कट गया, 4 से 4 कट गया, काटा पीटी मचाओगे a/√3 आ गया। क्या ये बात अब और समझ में आ गई? दोबारा क्लास को देखना है भाई साहब, मैं कह रहा हूं और काम छोड़ देना, तुम साथ साथ चलते जाओ, और ध्यान रखना कल जब पढ़ाऊंगा ना, कल जब यहां से आगे चलूंगा तो ये बातें रिपीट नहीं करूंगा भाई साहब, ये बातें रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मानूंगा कि आप इनको पढ़कर आए हो, मैं मानूंगा कि आप इनको पढ़कर आए हो, तो इसलिए इन बातों को बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा। आगे और समझते हैं, अभी 10 मिनट का समय और लूंगा, चिंता मत करो, तुम्हें मैं पूरे एफिशिएंसी से पढ़ाने आया हूं बच्चे, बस ऐसी एफिशिएंसी आप भी बनाए रखना। ए बी सी की बात कर लो, सुनो, कोई बात नहीं बेटा दिशा, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को पैसे नहीं बन रहे दोस्तों मैं बैठा हूं अपने रोजगार पे, झूठ नहीं बोल रहा हूं कि मेरे को इस क्लास की पेमेंट 1 घंटे 30 मिनट की मिलेगी, इससे ऊपर का पैसा नहीं मिलेगा बच्चे। मैं सिर्फ आपका काम ठीक से हो उसके लिए काम कर रहा हूं बच्चे। सो प्लीज इस बात को लेकर मत चलिएगा कि मास्टर ज्यादा कमाई करने के मूड में है। मास्टर को कमाई नहीं होगी बेटा, मास्टर को पैसा 1.5 घंटे का मिलना है, पूरा मिलना है, और बहुत मिलना है बच्चे, उसकी चिंता नहीं है। इसके आगे की बात को समझो बेटा, ये एक मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जिसकी तीनों साइड बराबर है, जिसकी तीनों साइड बराबर है। यहां पे स्मॉल आर और कैपिटल आर को समझ लोगे। स्मॉल का मतलब इन रेडियस, कैपिटल का मतलब सरकम रेडियस। ए का मतलब होता है बेटा a/2√3, सर इसका मतलब होता है a/√3। तो इसका मतलब अगर मैं सर a√3 को काट भी दूंगा तो यहां पर 1/2 और 1 बनेगा, इसका मतलब 1:2 आ रहा है बच्चों। ये एक आपके लिए गोल्डन नियम निकल कर आ गया कि भाई साहब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम रेडियस इन रेडियस की दुगनी होती है, या इन रेडियस सरकम रेडियस की आधी होती है। तुमको कोई एक पता लग जाए दूसरी ज्ञात कर पाओगे। इन रेडियस सरकम रेडियस की आधी होती है, सरकम रेडियस इन रेडियस की दुगनी होती है। ये नियम कैसे आया इसको भी समझ लो, ये नियम कैसे आया ये भी आपको पता लग गया। सारी चीजें रिवाइज करके आना बेटा, रिवाइज करके नहीं आओगे पिटाई बहुत हो जाएगी। अब समझते हैं बच्चों हमें गोल्डन रेशो, इसको आप नाम देंगे सुपर रेशो। दोस्तों ये है सुपर रेशो, और ये कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं जो आपको पेपर में आपकी जिंदगी बना देगा, आपके सवाल इजी करवा देगा। सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं मैं? देखो आपको मैं एक साइड दे रहा हूं, एक बच्चों मैं आपको दे रहा हूं हाइट, और एक मैं आपको दे रहा हूं एरिया। तीन चीजें बता रहा हूं बेटा, तीन चीजें बता रहा हूं, एक हाइट, एक एरिया, और एक क्या अपने पास साइड। ठीक है, साइड मान लीजिए ए होती है, हाइट बच्चों √3/2 गुणा में ए होती है क्या? एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है क्या? ये होता है क्या? ये तीनों फॉर्मूले आपको याद कर लिए, आपने याद तो कर ही लिए, आपने याद तो कर ही लिए। सर एक बात मुझे बताओ, अगर मैं कभी ए को 2 लिख लूं, भाई ट्रायंगल ऐसा बन सकता है ना बच्चे, ट्रायंगल ऐसा बन सकता है ना, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये भी ट्रायंगल इक्विलेटर है। सर ए को अगर मैं कभी 2 लिख लूं तो आप मुझे बताओगे हाइट कितनी बनेगी? सर हाइट का रेशो आ गया √3 गुना 2, यानी 2 और 2 कट गया, यानी कि √3 आ गया। सर यहां पे √3/4 गुणा ए स्क्वायर का मतलब 4 से 4 कट गया, तो मैं ये कह सकता हूं भाई साहब आपके राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये इनका एक रेशो निकल कर आता है, ये रेशो एक इनके सामने आपको निकल कर मिल रहा है। क्या बात समझ पा रहे हो बेटा?
धर्मपत्नी जी का फोन आया था, बोले आप आए नहीं, अब आज लेट कैसे हो गए? तो मैंने कहा नया नया बैच है, नए नए बच्चे हैं, बढ़िया पढ़ने का मजा आ रहा है, पढ़ाने तो मुझे आराम से। बोली ठीक है, मेरी वजह से 8 बजे आओ। बोली मेरी वजह से 8 बजे आओ, मुझे क्या दिक्कत आ रही है? सुनो, ये बच्चों एक रेशो निकल कर आया, किस बात का? कि अगर साइड, हाइट और एरिया की बात की जाए तब। बस दिक्कत हो, लड्डू वेट करता है बच्चा, वो 6:30 बजे स्टेज में बैठ जाता है कि पापा आने वाले हैं, पापा का वेट करना। साइड, हाइट और एरिया, आपने बच्चों एक विशेष बात ज्ञात कर ली है, ये तुमने एक सुपर रेशो ज्ञात कर लिया है ऐसा, ठीक है? अब सुनना बच्चों, क्या होता है ना, देखो साइड चलती है 1D फिगर में, 1D साइड भुजा 1D में आती है ना, और एरिया जो होता है ये चलता है स्क्वायर की यूनिट में। बेटा साइड अगर तुमने कभी k टाइम्स करी ना, k टाइम्स, यानी साइड को तुम अगर 2k करोगे ना, तो हाइट भी आपकी √3k हो जाएगी। अगर तुमने बेटा साइड को k टाइम करी है, अगर बेटा साइड को k टाइम करा है, तो हाइट भी k टाइम होगी। और जो एरिया बदलेगा, एरिया प्यारे बच्चों वो k स्क्वायर टाइम में बदलेगा। एरिया बताओ स्क्वायर की यूनिट में चलता है क्या? क्या बच्चों एरिया स्क्वायर की यूनिट में चलता है क्या? साइड हमेशा 1 गुणा होगी k, तो एरिया बच्चों आपका हो जाएगा k स्क्वायर। सर ये बात काहे बता रहे हो? सुनो, अब तुम्हें मजा आएगा सवाल करने में। बिना फॉर्मूले के सवाल करना बताऊंगा, बिना फॉर्मूले के। बच्चे आपने एक बात को समझा, मेरी रेशो तुमने समझ लिया, साइड √3 क्या है पता है? पता है क्या चल रहा है? ये साइड चल रही है, हाइट चल रहा है, एरिया चल रहा है। मान लो मैं इस साइड को 10 मान लेता हूं, तो आप मुझे बताओगे कि मैंने अगर साइड का 5 गुना किया है बच्चों, मेरी हाइट भी 5√3 हो जाएगी और मेरा एरिया 25√3 हो जाएगा। बताओ बिना फॉर्मूले के उत्तर आ रहा है क्या? अरे बिना फॉर्मूले के उत्तर आ रहा है क्या? आपने कहा सर मान लो साइड तुमने कर दी है 12, तो क्या होगा? ये 6√3 हो जाएगा, ये 6 गुना 36√3 हो जाएगा। सारे मान ज्ञात कर पाओगे? देखो वैसे तो √3/4 a² से भी आएगा, उससे भी आएगा, और उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसमें वो भी नहीं लगना बच्चे। फिर से बता रहा हूं, फिर से बात समझा रहा हूं बच्चे, ये साइड है, ये हाइट है, ये एरिया है, ये 2 होता है, ये √3 होता है, ये √3 होता है। मैंने कहा दोस्तों इसकी हाइट 15 है, तो एरिया बताओ। अब बताओ सर, आपने कहा ये चीज तो ना मैं समझ पा रहा हूं, देखूंगा कितने गुना किया है। अरे कोई बताएगा कितने गुना किया है? सर ये 5√3 गुना किया है। सर ये 5√3 गुना किया है, 5√3। अरे इतना तो करना आता ही है ना तुम्हें। अब इसका तुम्हें स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर बनेगा सर 75। 5 का स्क्वायर 25, √3 का 3, एरिया आ गया 75√3। ये आप हैं जो पेपर में सवाल ऐसे करेंगे। कई बच्चे पता है क्या करेंगे? वो हाइट को देखकर पहले साइड ज्ञात करेंगे, जब साइड आ जाएगी तो साइड से एरिया निकालेंगे। वो बच्चा 1 मिनट का टाइम लगाएगा, तुम तो 1 मिनट भी नहीं लगाओगे बेटा, तुम तो 1 मिनट भी नहीं लगाओगे। अरे आप मुझे एक बात बताओ ना, अगर किसी सवाल में साइड का मान 20 हो तो बताओ एरिया कितना बनेगा? बोलो बेटा एरिया कितना बनेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, एरिया कितना बनेगा? मुझे उत्तर चाहिए, तेज गति में चाहिए। आप कहना सर 100√3 बनेगा। क्या बच्चा ये समझ गया कैसे बन गया? ये क्या बच्चा समझ गया कैसे बन गया ये? अरे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। साइड को अगर आपने 10 टाइम्स किया है तो एरिया हमारा सर 100 टाइम्स होगा। और क्या तुम जानते हो इसमें हाइट 10√3 आएगी? सर इसमें हाइट 10√3 आएगी। अरे वाह, मतलब ये आपका सुपर रेशो है, ये आपका सुपर रेशो है बच्चे। साइड का, हाइट का, एरिया का 2√3 2√3 सर इस बात को हमने चेक कर दिया, इस बात को हमने समझ लिया। ऐसे अपना सवाल बन जाएगा। क्या बिना पेन उठाए अपना सवाल पेपर में कर पाओगे? एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं बेटा, हालांकि समय थोड़ा आपका एक्सटेंड हो गया आज। हो सकता है आप मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि हमें एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा, लेकिन डेली मिलेगा बच्चे। मैं डेली मतलब जिस दिन मुझे कोई इमरजेंसी नहीं होगी, कोई स्पेशल काम नहीं होगा, कोई ऐसा फिक्स मीटिंग कॉल नहीं होगी बेटा, तो हम 10, 15, 20 मिनट एडिशनल पढ़ेंगे आपके फायदे के लिए। बता रहा हूं सुनो, मैं तुम्हें एक बात तो कह चुका हूं, अब ये बार बार लिखने की बात तो है नहीं, तुम्हारे दिमाग में ये बात फिट तो हो ही गई है। तुम्हारे दिमाग में एक बात फिट तो हो ही गई है बच्चे, ये एरिया 400√3 है एरिया। तो आप मुझे साइड बताओ बेटा, जल्दी बताओ। वेरी गुड। कई बच्चे 20 बता रहे हैं, 20 नहीं आएगा, 40 आएगा भाई, 40 आएगा। तुमने एरिया किया है 400 टाइम, तो भैया साइड करोगे 20 टाइम तो 40 आएगा ना बाबू। और अगर तुम हाइट पूछोगे तो 40√3 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितना तुमने आज पढ़ा है, यहां तक का काम किया है, कल इसे रिवाइज करके आओगे, कल ठीक प्रकार से पढ़कर आओगे सारे बच्चे इसको।
चलिए, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन पर तुमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी समझा है, तुम्हें प्रॉपर वे में क्लियर हो गया होगा। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक प्रकार से आप दोस्तों माफ कीजिएगा, 20√3 है ये, माफ कीजिएगा, ये 20√3 है। जितना भी बच्चों मैंने आपको बताया है वो ठीक प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। कल की क्लास को ज्वाइन करने से पहले आप इन सब बातों को रिवाइज करके आइएगा, आप सी बातों को पढ़कर आइएगा। ध्यान रखना, कल मैं इन बातों को रिपीट नहीं करूंगा, कल डायरेक्ट इससे आगे की क्लास पढ़ूंगा बच्चे। कल मैं आपको डायरेक्ट इसके आगे की थ्योरियां बताऊंगा, और जब 2 क्लास आज और कल में थ्योरियां कर लोगे, फिर मैं आपको कल शीट दूंगा। कल मैं इसकी शीट दूंगा, बोलूंगा भैया सैटरडे संडे का ऑफ है, घर से सवाल लगाओ। अगर उस शीट में 100 क्वेश्चन होंगे ना, तो मैं उम्मीद करूंगा कि 80 क्वेश्चन तो बच्चे बड़े प्यार से कर लेंगे, खुद से कर लेंगे, और जिन 20 सवालों में अटकेंगे उनके लिए मैं हूं मंडे को सॉल्व करवाऊंगा बच्चे। मजा आएगा पढ़ने का। चलिए बेटा, आज इतना ही, बाकी बातें अगली बार में। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बच्चों अगली बार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।